आई वॉज इन श्रीलंका शूटिंग फॉर अ फिल्म। कहते कि नहीं भैया तो मैंने नहीं तो क्योंकि मैं जब फॉर्म भर रहा था, जब श्रीलंका जा रहा था उससे पहले बोला फॉर्म भर के जाओ वेन एवर, तो मैं 3 या 4 आइटम पढ़ी, उसके बाद में आई कुड नॉट रीड एनीथिंग, मुझे आई वाज जस्ट क्राइंग। और यार मुझे कोई अधिकार ही नहीं है, जिसने मुझे जीवन दिया है उसका वो करने का। दूसरी बात है कि व्हाट इफ मैंने कर या किसी रात को मैं उठ जाऊंगा, नहीं यार मैं 2 दिन रुकता तो हो जाता था जादू। इसमें मेरी पूरी जिंदगी जाती है, पूरी जिंदगी में तड़पता अपने आप को कभी माफ नहीं कर सकता। पर मैं कहता हूँ अवर मदर लव्ड अस सो मच। स्कूल की प्रार्थना शुरू हो चुकी है। इतनी शक्ति हमें देना दाता। अब क्या प्रार्थना है? क्या चल रहा है मन में? हाँ? क्या चल रहा है मन में? इतना सिंपल और इतना खूबसूरत मैं क्यों कुछ नहीं बना पाया है। आप थोड़ा इत्मीनान ठहराओ मिस करते हैं? बहुत मिस करता हूँ, बहुत। मेरे घर वाले तो बरसों से बोल रहे हो, स्पेशली बच्चे, योगा करो, ये करो, वो करो। मैं तो आज करूँगा, कल करूँगा, आज करूँगा, कल करूँगा। लेकिन अब धीरे ऐसी जगह पे तो मुझे लगता है धीरे धीरे ऊपर वाले ने डिज़ाइन किया है कि अभी बेटा हो गया, अभी अंडरलाइन कर और बैठ जा, तो मैं करूँगा। हालांकि काम को लेकर मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि जो किस्म का काम मैं करना चाहता हूँ वो टाइम भी आ गया है और इंडस्ट्री भी वेलकम करती है। और मानसिक स्तर पर आप आर यू एट पीस? एंग्जाइटी, लॉट ऑफ एंग्जाइटी एंड ऑफकोर्स मैं कोई संत महात्मा नहीं हूँ, लेकिन होता है ना कि भैया ये हमेशा एक होती है कि यार ये जो चल रहा है ये चलता रहेगा। नोइंग फुल्ली वेल, जितना भी फिलोसोफाइज कर लो आप कि चेंज इज परमानेंट, ये सब जो भी कुछ बड़े बड़े वाक्य आप, लेकिन फिर भी यू आर अफ्रेड ऑफ दैट चेंज। या तो मैं थोड़ा एक कदम आगे जाऊँ तो चेंज होगा तो क्या होगा। अब माई माइंड रन्स इनटू बैड सिनारियो, नेवर अ पॉजिटिव सिनारियो। आई डोंट नो ह्यूमन नेचर है कि क्या है कि भैया क्या होगा, और हमेशा बुरा ही होता है, कितना बुरा होगा वो मैं सोच रहे तो थोड़ा मेंटली प्रिपेयर करता हूँ। ये रोग है, मुझे लगता है मानसिक रोग है इस किस्म का। और ये व्यक्तिगत संदर्भ में, व्यक्तिगत से कि भाई कितना बुरा होगा, क्या हो सकता है, तो मैं थोड़ा मेंटली प्रिपेयर रहता हूँ। हाँ मैंने ये सोचा था, ये सिनारियो मैंने सोचा था, ये हो रहा है, अभी धीरे धीरे आ रहा है, तो आई एम प्रिपेयर्ड फॉर दैट। बट ये मैंने सोचे ऑलरेडी अपने आप को पहले से ही डैमेज कर रखा है। रिलेटेड टू डिजीज और नो 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 नॉट दैट, फेलियर और नो 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 भैया यार एक काम हो रहा है या देश के अंदर जो भी कुछ हो रहा है, या आप जो लव्ड वंस की हेल्थ है या आपकी हेल्थ के बारे में सोचते तो हो ही ना आप एंग्शियस हैं? हाँ, रहते हैं। कोविड के बारे में तो वो सोचना काफी स्पीड पकड़ ली थी, आजू बाजू के लोग जा रहे हैं, तो वो बहुत खतरनाक टाइम था मेंटली। फिजिकल हेल्थ छोड़िए आप, मेंटल हेल्थ बहुत लोगों की बिगड़ी है कोविड में, बहुत लोगों की बिगड़ी है। और आपको अच्छा काम भी करना है, आपको अपना काम भी करना है, और आपका काम तो बट एक कमाल का ये मशीनरी है कि जैसे स्टार्ट साउंड कैमरा एक्शन होता है, यू समहाउ फॉरगेट एवरीथिंग। इस ये हो गई अंदर साइकी एक
मशीन फिट हो गया है। आई टेल यू वेरी इवन व्हेन माय फादर पास्ड अवे आई स्टिल रिमेंबर मेरी माँ कहाँ बैठी हुई थी, मेरी सिस्टर कैसे रो रही थी, खिड़की में से कैसी लाइट आ रही थी, वो कंपोजिशन क्या था, कौन कहाँ कहाँ बैठा हुआ था, कौन उठ के बीच में गया, कौन पानी लेकर, एवरीथिंग आई रिमेंबर। बाप के जाने का गम तो था ही, बट ये जो है ना, जो बरसों की जो आपने ट्रेन किया है अपने आप को, ये सब चीज़ें रजिस्टर करते रहते हैं। आपको पेन कम नहीं होता है उससे, बट इसमें ये जो एंगेज होता है माइंड, उसका मुझे अभी तक जवाब नहीं मिला, कैसे उससे दूर हुआ। या तो फिर लगता है नहीं यही तो है तुम्हारा काम, यही तो काम है तुम्हारा, इससे क्यों बचना है, इससे क्यों भागना है। ये भी नहीं कि मैं जो बंदा गया उसको मैं कम प्यार करता हूं, वो भी नहीं है। ये कुछ विकृति तो नहीं कहूंगा, लेकिन एक अजब अजब किस्म का है यार। यानी कि अगर एक जो स्थितियां हैं आपके आसपास जो घट रही हैं, उनको इतनी बारीकी से परखना और याद रखना कि पर एफर्टलेसली हो रहा है नीलेश भाई, ये नहीं कि मुझे यत्न प्रयत्न करने पड़ते हैं, एफर्टलेसली हो रहा है ये। तो ऑलरेडी ये खोपड़ी के अंदर का हिस्सा, बाद में बचा जो रहता है वो एंग्जाइटी कॉज करता है। हाँ नहीं, ये तो रजिस्टर हो गया। नहीं एंग्जाइटी पे तो अच्छा यार क्या हो, जो मैं बोला 9 बजे फ़ोन करूँ, 9 बजे 9:05 को 9 बजे फ़ोन करेंगे आप, तो मेरा 8:45 से 9 के बीच में एटलीस्ट 5 टाइम्स लुक एट द वॉच। अच्छा बराबर ये होता है ना, कभी कभी टेलीफोन उठा, नहीं क्या कहो, नहीं डायल टोन आ रहा है कि नहीं मैं सुन रहा हूँ, अच्छा मेरा टेलीफोन तो वर्क कर रहा है ना, उस किस्म की एंग्जाइटी। मेरा बेटा तो बोलते नहीं भैया ये गलत है आप, क्योंकि मैं उनको 10 बार फ़ोन कर देता हूँ, तो वो भी ये डर है किसी तरह का, डर है सर। लव्ड वंस के लिए डर ही रहता है। आप प्यार करोगे तो प्यार में डर होता ही होता है। शुद्ध सोने का तो गहना भी नहीं बनता सर, तो उससे तो होता ही होता है डर तो। और क्योंकि ज्यादा नजदीक है, ज्यादा प्यार, इसलिए डर होता है। अभी ये मेरा सोचने का है, ये नहीं मैं कोई लव्ड वंस का वेलबींग, वो काम करेंगे आगे कर, वो भी मुझे डर नहीं, वो करेंगे। हमने जो संस्कार दिए, हमने जो ग्रूम किया, जो भी किया, और उनका देखा है हमने रवैया क्या बैलेंस है, वेरी वेल बिहेव्ड है, बातें जानना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, दे डोंट टेक थिंग्स इजी एंड इजीली, उनको कोई चीज़ चाहिए नहीं। एक बड़ी अच्छी बात है। उनकी माँ में भी यही एंग्जाइटी है? स्वरूप नो वे, कूल, क्या हो गया, तो आएंगे ना, क्यों फिक्र करता है। क्या आपके जीवन में वो एक एंकर पोजीशन होल्ड करती हैं स्वरूप? टोटली वो 2 दिन भी नहीं होती है तो ये नहीं कि मैं भूल जाऊंगा कहाँ क्या रखा, ऐसा नहीं है। देयर इज समथिंग लैकिंग इन द हाउस, क्लियरली फील होता है। जब उम्र जैसे जैसे बढ़ती है, हमें एक मैच्योरिटी आती है, अपने जीवन के फैसलों को पलट कर देखते हैं, जो रास्ते चुने उनको देखते हैं और उनको एक नई नज़र से देखते हैं। या आप ऐसा करते हैं, कुछ ऐसा है जो आप अलग करते हैं अपनी ज़िंदगी में? पीछे मुड़ के देखता हूँ तब हाँ, स्पेशली मेरी हेल्थ को लेकर, माने मेरी हेल्थ में कोई वो था नहीं, लेकिन था ना कि भैया अगर अब मसलन शराब पीने बैठे हो, अरे शराब मत पी, तुझे एसिडिटी है, अरे कुछ नहीं होता है करके धीरे 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 करके आप यू टेक थिंग ग्रांटेड फॉर योर सेल्फ, उसमें धीरे धीरे आपकी हेल्थ बिगड़ती है।
टचवुड कुछ इतना हुआ नहीं है, बट जो भी थोड़ा बहुत बिगड़ा, जो भी मुझे दवाइयाँ खानी पड़ती, मैं हमेशा देखता हूँ यार एक गोली मैं क्यों खाता हूँ। समझो मैं आउटडोर जाता हूँ तो मुझे 20 दिन की दवाई साथ में लेनी पड़ेगी। वो 20 दिन की दवाई का जब ये देखता हूँ तो मुझे डर लग के क्या है यार, किसी इतना केमिकल में डालूंगा। पता है 20 दिन का है, एक दिन का नहीं है। फिर मैं सोचता हूँ यार एक गोली खाने में सोचता हूँ यार ये मैं रोक सकता था, इसको प्रिवेंट कर सकता था, मैंने किया नहीं। और जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, हम कई चीज़ें जो पहले हमारे लिए मैटर नहीं करती, जैसे हेल्थ आपने अभी बोला, या मृत्यु। मृत्यु का भय है आपको? बिल्कुल नहीं, कतई नहीं। वो है, लेकिन ये कभी भी आ सकता है, उसका मुझे रंज है। आई रियली रिस्पेक्ट दोज पीपल हु कैन सी इट कमिंग। यानी मैं उस किस्म की बीमारी की बात करता हूँ, लाइफ थ्रेटनिंग है, टर्मिनल डिजीज है, दे कैन सी इट कमिंग, दे कैन प्रिपेयर देमसेल्व्स। तो मेरा ड्राइवर जो था मोहम्मद करके, 21 ईयर्स की सर्विस थी उसकी, एंड when he came to join me when he was 20-year-old, he passed away at the age of 21, cancer. And ये कहना कि वो लाइक अ फैमिली मेंबर, वो भी गलत होगा, ही वॉज अ फैमिली। तो जब उसको हो गया तो मुझे हमेशा लगा उसने बहुत मेहनत की थी, पैसे कमाए थे, अच्छी अच्छी जगह पे इन्वेस्ट भी किए थे उसने अपने हिसाब से। तो मुझे लगा इसको अगर मैं कहूँगा कि पेपर वर्क कर ले, तू सब सिक्योर कर ले, तो मुझे लगता है ये गड़बड़ हो जाएगी। उसको लगे क्यों ऐसा, बाद में उसकी आवाज़ ऐसी होगी, ऐसा क्यों बोल रहे हैं आप। तो मैं मोहम्मद को बोलता, मोहम्मद सब है ना, तूने किया है ना वहीदा के लिए, बच्चे के लिए, वाहिद के लिए, हाँ सब है। तो मुझे भी लगता था, बालेंद्र प्रकाश करके एक वैदराज है देहरादून के, नसीर भाई ने सजेस्ट किया था, तो मैं मिला था, तो मैंने क्या सर क्या बोलते हैं आप, टाइम नहीं है, 2 या 3 महीना। हमारे बाप रे। लेकिन मतलब फिर भी कुछ बोलते, देखो मिरेकल तो हो सकता है, मिरेकल के लिए आपको तैयार होना चाहिए, लेकिन मुझे लगता नहीं है कुछ होगा। थर्ड का भी थर्ड स्टेज है। मैंने उसी दौरान उसको कहा नहीं, मैंने और चल बसा। और जो बेचारे ने जो पैसा मेहनत करके कमाया था, इस मदर वॉज ऑफ, मैं बोलता मतलब अम्मी क्या करना है इसको, बोलते नहीं नहीं बेटा तुम मत पढ़ना, बोला लेकिन मोहम्मद का पैसा है ये, देख बेटा हो गया, सब पैसा तितर बितर हो गया, सब पैसा। मैं देख रहा था कि आ रहा, फिर मैं वो बता नहीं पाया। इतनी अनसर्टेनिटी। जब बालेंदु जी ने बोला कि मिरेकल हो सकता है, तो मुझे था जो मिरेकल होगा, मोहम्मद के लिए मिरेकल होगा, तो नहीं हुआ। तो जो प्रिपेयर कर सकते हैं अपने आप को, क्योंकि अल्टीमेटली तो आप, मैं कभी कभी ये भी सोचता हूँ विच इज कि अगर मुझे समझो कुछ हो गया तो देयर इज अ लिमिट टू इट कि मैं अपने ऊपर पैसा खर्चा करूँगा, क्योंकि मुझे जितना चाहिए उतना तो मैं कमा लिया है मैंने। बाकी की जो मैं मेहनत कर रहा था परिवार के लिए कर रहा, अभी उनके हिस्से का पैसा भी मैं खा जाऊँ, तो मैंने अपने लिए भी एक लिमिट रखी है, उसके ऊपर मैं नहीं बढ़ूँगा। एंड समटाइम्स यू डेफिनेटली नो कि योर डेज आर नंबर्ड। कुछ लोग होते जो बेचारे कुछ नहीं कर सकते यार, कुछ नहीं कर सकते, उनको हाथ पकड़ के उठाना पड़ता है, लेके जाना, उनको पता भी नहीं था, वेजिटेबल स्टेट में होते। When my mother fell down, she was in coma for 12 days. तो डॉक्टर बहुत अच्छे दोस्त हैं, तो बोला अशोक भाई क्या करें, बोलते नहीं परेश तू वो कोमा में है, लाइफ सपोर्ट पे है, लेकिन इवन इफ शी वेक्स अप शी वोंट बी एबल टू रिकॉग्नाइज एनीबॉडी। और गिरी है तो हिप का फ्रैक्चर हुआ। अब इस उम्र में 88 की उम्र में ये बॉडी इतना लंबा सर्जरी का बोझा भी नहीं उठा पाएगी, एंड मोर ओवर उनको ब्रेन में लगा था, तो क्या देखेगी भी नहीं, पहचानेगी भी नहीं, शुड बी इन अ वर्स्ट स्टेट।
देन ही टोल्ड मी अ टेरिफिक लाइन. बोलते पर तू उनकी ज़िंदगी लंबी नहीं कर रहा, उनकी मौत लंबी कर रहा है. पुल द प्लग. एंड दिस इज स्पोकन बाय डीन ऑफ नानावटी हॉस्पिटल. होता ये प्रैक्टिकल है, ये फैक्ट है. बट हमारी माँ हमको इतना प्यार करती थी, हमको प्लग पुल करने का मौका ही नहीं दिया. हार्ट अटैक आया एंड शी पास्ड अवे. उसी 12 दिन के बाद. आई वाज इन श्रीलंका शूटिंग फॉर अ फिल्म. तो नहीं भैया तुम्हारे नहीं तो क्योंकि मैं जब फॉर्म भर रहा था, जब श्रीलंका जा रहा था, उससे पहले बोला फॉर्म भर के जाओ वेन एवर. तो मैं 3 या 4 आइटम पढ़ी, उसके बाद में आई कुड नॉट रीड एनीथिंग, आई वाज जस्ट क्राइंग. अरे यार मुझे कोई अधिकार ही नहीं है, जिसने मुझे जीवन दिया है उसका वो करने का. दूसरी बात है व्हाट इफ मैंने कर या किसी रात को मैं उठ जाऊंगा, नहीं यार मैं 2 दिन रुकता तो हो जाता था जादू. इसमें मेरी पूरी जिंदगी जाती है, पूरी जिंदगी में तड़पता, अपने आप को कभी माफ नहीं कर सकता. पर मैं कहता हूँ अवर मदर लव्ड अस सो मच. तो ये जो नौबत आती है कि ये वेजिटेबल स्टेट है, कुछ कर नहीं पाओगे, उसके अंदर ये बहुत ये हमारे डियर फादर ने बहुत अच्छी लाइन है. मतलब बुढ़ापा एक उम्र, वो उम्र होती है जब आपके पास हर सवाल का जवाब होता है, लेकिन सवाल पूछने वाला कोई नहीं होता है, कोई कम्युनिकेट ही नहीं करता है आपके साथ. तो मुझे ओल्ड एज जो है मैं थोड़ा ड्रेड करता हूँ, थोड़ा सा. तो डियर फादर का डायलॉग, एक दूसरी लड़की आती है, सहेली आती है बहू की, तो क्या हो गया अंकल? बोलते चल रहा है बेटा, अभी उम्र होगी, ऊपर नहीं तो चलते रहे. बोलते नहीं अंकल आपकी तो लंबी उम्र है. बोलते बेटा लंबी उम्र चाहिए, बूढ़ापा नहीं चाहिए. प्रारब्ध में, डेस्टिनी में विश्वास करते हैं? उतना नहीं करता जितना मेहनत में करता हूँ यार. विश्वास से देखो प्रारब्ध से आपको मिल जाएगा, फिल्म लाइन में एंट्री मिल जाएगी आपको. फिर टिके रहने के लिए, सस्टेन करने को आपको मेहनत ही करनी है. या किसने सोचा था अमिताभ बच्चन के बारे में ये होंगी और फिर ये हुआ? ये तो क्लासिक एग्जाम्पल. आपको सीखना है उनसे तो बहुत कुछ सीखने का. डिग्निटी के बारे में भी उनसे बहुत कुछ सीखने का है. कैसे अनुभव रहे हैं आपके उनके साथ? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा. एंड मैं एक बार पूछा था उनको, मैंने सर इतना टेंशन हो रहा था, इतना, तो सब पब्लिक डोमेन में है, डिड यू शेयर इट विथ एनी ऑफ योर फैमिली? व्हाई? लेट देम लिव देयर लाइफ. मैं कर लूँगा. और बॉस देखिए, इतना पैसा देना था लोगों को, उन्होंने कभी किसी को बैड माउथ नहीं किया. ये है वैल्यूज, ये संस्कार है आपके. और सबका एक एक पैसा चुका दिया. नहीं तो BIFR जो लॉ है उसके पीछे छुप जाता तो कोई कुछ नहीं कर सकता था. बट ही चोज टू पे ईच एंड एवरीबडी. बच्चन हरिवंश है, बच्चन का खून है भाई. गजब है, गजब यार. तो ये, और इतनी मेहनत, आजकल के आए हुए भी दे थ्रो टेंट्रम, ये बंदा उन दिनों भी यार. तो हमको तो उनकी फिल्म की सक्सेस से नहीं, ये जैसे सचिन तेंदुलकर ऑन द फील्ड नहीं, ऑफ द फील्ड बिहेवियर देखो. बताइए उसके बारे में. तो सर कितनी डिग्निटी के साथ हो रहता है बंदा. राज्यसभा में इतना हुआ तो कोई किसी के लिए कुछ नहीं बोलते थे, कभी कुछ नहीं बोलते थे. आज आपके जो कलीग जो है, वो जब आपको इज्जत देना शुरू करना, तब मान लीजिए यू अराइव्ड. ये तो बोलते अरे ठीक है छोड़ना यार, ये ऐसा है वैसा. नो. तो यहाँ कुछ हमारे पास ग्लैरिंग एग्जाम्पल है जिन्होंने अपना प्रारब्ध स्वयं बनाया. यस यस यस. सर हम स्टेज फ्राइट की बात करते हैं, उनका तो स्टेज फ्राइट एवरी इनिंग में होता है.
और वे बिलियन लोगों के बीच में होता है, आप उतरे तब आप अकेले हैं भैया। और बैट्समैन के पास तो एक ही अपॉर्चुनिटी है ना, बॉलर के पास 6 है और अब बिल्कुल घिरे हुए हो, उसमें संभालना, उसमें करना। एक कोहली फॉर्म में आया बट इसमें से आया और किया, ये सब मजा आता है। ईर्ष्या होती है आपको? ईर्ष्या, जलन किसी मैंने कहा से? ना, किसी ने अच्छा काम किया, इरफान का काम था, जलन नहीं तकलीफ होती है। नसीर भाई कुछ है ऐसा, पर के मेनन साहब का जो शौर्या की जो लास्ट पीरियड, तकलीफ साला कैसे करेंगे यार, ये कैसे कर पाएंगे, वही होता है। ईर्ष्या किस बात की, आपकी BMW की, मर्सिडीज की, नो वे। हमेशा से ऐसे थे आप हमेशा से, या उम्र के साथ आई है? नहीं, हमेशा से ऐसा था, हमेशा से ऐसा था। ये मुझे कल्टीवेट नहीं करना पड़ा फॉर्चुनेटली। तो जैसे आपने सिनेमैटिक मोमेंट्स बताए अभी के मेनन साहब के, ऐसे और कौन से मोमेंट्स हैं कुछ? नसीर भाई का स्पर्श देख लो, बेमिसाल में बच्चन साहब की एक सॉलिड लो की वो देख लो, दिलीप साहब देख लो, कितने लोग हैं, कितने मोमेंट हैं। ईरानियन एक्टर, एक से एक ईरानियन फिल्म देखो, लगता ही नहीं है ये एक्टर है। मैं तो कहता हूँ, मुझे कभी कभी विचार आता है कि जो ईरानियन डायरेक्टर जो अपने एक्टरों को जो ट्रेन करते हैं, वो जो प्रोसेस जो है वो एक्टिंग स्कूल में दिखाना चाहिए। जब ईरानियन एक्टर देखेंगे आपको पता नहीं ये एक्टिंग कर रहा है कि क्या है यार। मैंने ऐसे एक्टर देखे नहीं हैं। डैनियल डी लुइस भी मैंने देखा, लेकिन मुझे इतना प्रभावित नहीं किया एक्टिंग के मामले में। और कैसे कैसे लोगों से एक्टिंग करवाते हैं वो डायरेक्टर, बच्चे हैं, शॉर्ट लंबे लंबे शॉर्ट चल रहे हैं। हमारे वहाँ तो ट्रेंड एक्टर भी इतने डायलॉग याद न रख सके, ट्रेंड एक्टर भी, ये तो नए बिल्कुल रॉ, उसको कैसे कर लेते हैं ये जो है मुझे बड़ा ताज्जुब, बहुत मजा आता है। और कोई भी किस्म की फिल्म हो ईरानियन ज्यादातर अच्छी होती है, लेकिन वही इनको देखो मजा आ जाता है। मैं तो इनफैक्ट बीच बीच में मैं फ़ोन भी करता था इरफान भाई को, अरे यार मैंने देखा, बोलते परेश भाई आपका फ़ोन आता है, ऐसा लगता है जैसे किसी राइटर को रॉयल्टी मिल रही है उसके काम की। क्या किस उम्र में गया है वो बंदा यार। यार उन्होंने एक लाइन लिखी थी, मैं हिल गया हूँ, वो जो थी ना, व्हेन ही वाज गोइंग थ्रू दिस पेन। एक उन्होंने खत लिखा था, आई थिंक टाइम्स ऑफ इंडिया में, कि उसमें आया था, द पेन इज बिगर देन द गॉड। क्या लाइन है यार। और फिलसूफ आदमी था, मुझे तो लगता है वो बंदा, एक अलग किस्म की स्पिरिचुअलिटी झलकती थी। लास्ट पान सिंह तोमर का जो सीन है आफ्टर लुकिंग अक्रॉस, बाप रे बाप यार, गजब गजब। थैंक गॉड कि उन्होंने एक काम पर्दे पे किया, तो हमारे पास डॉक्यूमेंटेड है। नाटक वाटक में करता हूँ देखने को, मैं नसीब भाई हमेशा कहता हूँ, नसीब भाई है ना, नसीब भाई जो भी है आपका काम उसको रिकॉर्ड कर लो आप, यू नो, और फ्यूचर जनरेशन किसी भी एक्टिंग स्कूल में पढ़ाया जाए, ये है अरे यार वो भी अलग रंग है उनका भी। स्टेट पेट्रोनाइजेशन होना चाहिए कुछ कलाकारों को लेकर, उनको खाने पीने के घर चलाने की फिक्र नहीं होनी चाहिए। फिर देखिए क्या जादू होता है, जो पुराने ज़माने में होता है, राजा महाराजा करते थे ना, ऐसा होना चाहिए। अभी तो खास होना चाहिए भैया, ये करो, आपका काम ये करते रहो।
आपको धूप लग रही? नहीं नहीं, टोपी है। क्योंकि कई बार, बल्कि अक्सर कलाकार के लिए यही चैलेंज रहता है कि या घर कैसे चले, ईएमआई कैसे दूं। या अरे हमारे कलाकार भी यार थोड़े फैल जाते हैं। अभी अब महंगी गाड़ी का स्टेटस सिंबल है। स्टेटस सिंबल तो आपने जो कर दिया, काम है आपका स्टेटस सिंबल। BMW से उतरो, रिक्शा से उतरो तो भी आप यू आर नॉट अ लेसर एक्टर देन द गाय हु इज ट्रैवलिंग इन BMW। उसके लिए वो जरूरी है, बिकॉज यू लैकिंग इन टैलेंट, एब्सोल्युटली। नॉट यू। माने करो, लेकिन अगर आप अफोर्ड कर सकते, लेकिन EMI का बोझा अगर आप उठाने लगोगे, कैरिंग क्रॉस, तो वो तो गलत है। फिर वो नहीं, उसमें नहीं दबना चाहिए। उन्होंने कहा ना, सरस्वती और लक्ष्मी मेल नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। खुश हैं आप? जी, अच्छा काम करना है। जब अच्छे लोग आ रहे हैं, अच्छे राइटर आ रहे हैं, डायरेक्टर, यही मौका है काम करने का। जब हम आए थे, आई एंटर्ड इन मिड 80s, मिड 72 से मिड 80s तक जो मैंने ड्रामा किया था, थिएटर किया था, वो हिसाब से अरे यार उस किस्म का काम तो हमको करने को मिलेगा नहीं। फिल्म में 2-3 फिल्में आई थी, मैंने कतराते थे यार, क्या गंदा काम करने को मिल रहा है, फिर भी करना पड़ रहा है, वॉट एवर। अभी तो है, अभी तो अगर अच्छी स्क्रिप्ट है, ठीक है भैया, पैसे के बाद में करेंगे, पहले डेट बता और बैठ जा, रोल का डिस्कस करते। हाँ, लेकिन अगर तू ठेठ कमर्शियल है तो फिर मैं वो ही प्राइस लूँगा। लेकिन ये है तो हम ऐसा बात करेंगे। ऐसे काफ़ी फिल्म में की है, रोड टू संगम की है, इवन ओई लकी लकी, मुंबई मेरी जान, और फिर एक स्टोरी टेलर। क्योंकि जितना हो सके उतना आप सपोर्ट कर रहे हैं सिनेमा को। फिर होता क्या है, फिर एक वो होता है कि यार आपने तो कम पैसे लिए, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं, नेम देम, नहीं परेश जी, फिर इसकी पिक्चर को प्रमोट करने के लिए पैसे लगेंगे, फिर हम आपको दे देंगे। फिर बोला ठीक है, प्रमोट करेगा। हाँ सर, मैं होर्डिंग गिनने चला था मुंबई में, कितने लगाया तूने? आई कॉल्ड हिम अप। अच्छा तुम यार झूठ बोलते हो साले, कौन करते हो? तुम बोलते हो हम हर जगह होर्डिंग है, ये 4 जगह होर्डिंग है, वो तो है ही नहीं वो क्या होगा? मैंने बोला चल अभी बकवास मत करो यार, छोड़ो अभी, तुम साले ठगने निकले हो तो छोड़ो अभी। ऐसे भी लोग होते हैं जो आपका पैसा देंगे नहीं, खा जाएंगे। वाह। बच्चों के साथ समय बिताना अच्छा लगता है आपको? हाँ, बट कुछ उम्र के। कुछ? हाँ, किस उम्र के? माने 8-10 साल के हो, से क्योंकि आजकल बड़े बच्चे तो 6-7 साल में भी स्मार्ट हो जाते हैं। तो मुझे अच्छा लगता है, क्योंकि उनके सवाल कुछ ऐसे सवाल होते हैं जो अंदर कुछ अनलॉक करते, कोई अलग ही दरवाजे खुल जाते हैं आपके अंदर, वो सवालों से खुल जाते हैं। बट ग्रैंडफादरली इंस्टिंक्ट नहीं है? ग्रैंडफादरली इंस्टिंक्ट अभी बने आप ग्रैंडफादर? नहीं, चाहता हूँ बनूं मैं। बनेंगे तब हाँ, वो अपने आप अंकुर प्रस्फुटित होगा। हाँ, मैं बता रहा हूँ। नहीं, मैं तो मजाक में बोलता हूँ मेरे बच्चों को, तुम्हारे बेटे होने दो, उनको ऐसा ज्ञान दूंगा जो तुम मेरा साथ करे वो तुम्हारे साथ करेंगे। मजाक। नहीं, आई लव बीइंग विथ किड्स एंड ऑल दैट, पर मुझे वो होने चाहिए थोड़े, क्योंकि मुझे ये पता है, ज़्यादा होशियारी नहीं करूँगा, लेकिन मैं जब 6-7 साल की उम्र का था तब मैं कुछ ज़्यादा शाना था, थोड़ा डेढ़ शाना था, वॉट एवर इट इज़, बट आई वॉज नॉट यूजुअल काइंड ऑफ अ किड।
कैसा रहा ये सफाई? क्या बात, क्या बात। मैं आज बहुत काबिल सॉफ्टवेयर इंजीनियर आपके लिए ड्राइवर लाया हूँ, मेरा छोटा भाई अरे शैलेश। मुबारक हो। तो ये एक अंतर्राष्ट्रीय कंपनी में काम करते हैं। अच्छा, ये हम लोग आ रहे थे गांव से, तो ये हुआ कि हम लोग आगे नहीं बैठेंगे, आराम से पीछे बैठेंगे, तो एक मुर्गा चाहिए था मुझे। तो मैंने पकड़ लिया। आप बेसिकली बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन लखनऊ? जी जी जी, क्या बात। मैं लखनऊ में जन्म हुआ और फिर मैं दिल्ली में कई साल जर्नलिज्म किया ओके। और फिर मैं हिंदुस्तान टाइम्स में डेप्यूटी एग्जीक्यूटिव एडिटर था जब मैंने सबैटिकल ले लिया। तो वो मेरी लाइफ की लास्ट फुल टाइम जॉब थी होपफुली। उसके बाद मैंने नौकरी नहीं की, फिर मैं बम्बई चला गया। बम्बई में थे आप? मैं तो वहाँ पर 6 साल रहा और मैं वापस आया हूँ 2011 में, जब मैंने रेडियो की यात्रा शुरू कर दी। और फिर एक दो थोड़ा वो फिल्मों में गाने तो मैं पहले से लिख रहा था, तो वो मैं लॉन्ग डिस्टेंस लिखता था। मैं जर्नलिज्म करते करते ऐसे गाड़ी में कहीं हाईवे पे जा रहा हूँ और प्रीतम का फ़ोन आ रहा है कि भाई लव सॉन्ग लिख दीजिए। तो वो दोहरा जीवन जीता रहा। और फिर मैंने जब गांव कनेक्शन शुरू किया तो लगा कि तो मैं वर्सोवा में था और गांव कनेक्शन यहाँ था। तो मुझे लगा कि ये थोड़ा फर्जी सा है। तो फिर एक दिन अब मैं आता रहता था पेरेंट्स का घर ही, तो एक दिन पत्नी ने कहा कि घर कहाँ है। तो क्योंकि वो अंग्रेजी में कहते हैं ना, वो लिविंग आउट ऑफ अ सूटकेस, एग्जैक्टली वही हो रहा था। तो फिर मैंने कहा कि अगर गांव कनेक्शन को ही चलाना है तो फिर वापस चलते हैं। तो हम फिर छोड़ छाड़ के आ गए वापस, और लोग शॉक थे कि मतलब इतना बड़ा, बहुत बड़ा डिसीजन था वो। तो ये तो हाँ, मुंबई में बंदा रहा 6 साल। फिर इकोनॉमिकली बड़ा डिसीजन है, मेंटली सुकून के लिए अच्छा डिसीजन है। जी जी जी, आपकी लाइफ लंबी कर देता है। जी जी। फिर ये हुआ कि चूंकि पेरेंट्स ने 50 साल पहले एक स्कूल बनाया था, तो वो बड़ा गिल्ट होता था कि उसके लिए कुछ नहीं कर पा रहे, क्योंकि एक स्टार्टअप एंटरप्रेन्योर के लिए ना वो अपना वो स्टार्टअप चलाना इतना बड़ा वो था, और मेरे को बिजनेस करना नहीं आता। तो मैं किसी तरह अपना आर्टिस्ट के तौर पे जो इनकम थी उससे करता रहा। एक बात मैं आपको बता दूं, क्योंकि हम थिएटर से हैं। जी जी। मैं एक बात सीख गया हूँ कि हर क्रिएटिव आदमी के सूत्र संचालन नॉन क्रिएटिव लोगों के हाथ में होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ, मैं भी सीख गया हूँ ये। बिल्कुल। तो उसके बाद फिर मैंने पत्नी से कहा कि वो स्कूल के बगल में ज़मीन थी कुछ जो बंजर पड़ी थी, तो मैंने कहा यहाँ एक कमरा बना लेते हैं, तो फिर आया करेंगे। तो फिर उन्होंने वहाँ पे एक घर बनवाया, और फिर क्योंकि मैं सोचा आएंगे तो स्कूल जाएंगे तो 2 काम कर पाएंगे स्कूल के। फिर वो घर पे एक दिन उन्होंने कहा कि ये बोर्ड क्या लगाना है भाई बाहर। तो मैंने कहा कुछ ऐसा घमंड वाला नहीं लगाते हैं, वो फलाना वो एस्टेट और विला और ये उसको नाम रखते हैं जो महसूस होता है वहाँ, तो उसका नाम रखते हैं स्लो। या आपका है, मैं सच कहता हूँ, आपका इंटरनेट चंदन लेप है यार। इतनी शाता होती है, इतना सुकून होता है, शांति से सुन रहे हैं, बातें चल रही है यार, और वो बैठे हुए पैरापेट के ऊपर, कोई साइकिल पे जा रहा है बंदा। अमेजिंग अमेजिंग अमेजिंग। इस सब की कमी महसूस करते हैं? हाँ, आप इस सब की कमी महसूस करते हैं? बहुत। तो होता था क्या कि वैसे मेरी पैदाइश मुंबई की है, बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन मुंबई, स्कूलिंग कॉलेज,
लेकिन मन जो स्कूल में थे ना, तो हमारे गांव जाया करते थे समर वेकेशन में पिताजी के साथ में। जी। और जो 1-1.5 महीना जो समर वेकेशन रहता तब रहते थे गांव में, तो मुझे इतना मज़ा आता था, इतना सुकून होता। तब पता नहीं था, फिलोसॉफी की जानकारी नहीं थी, सुकून ये होता, हमको मज़ा आता था बस। और वो मज़ा जब मुंबई आते थे, जब तक स्कूल था तब को वो मज़ा था, क्योंकि स्कूल के दोस्त थे। वो उसका पावित्र कुछ अलग था, स्कूल की दोस्ती का, स्कूल का। लेकिन वो गांव को हम लोग बहुत मिस करते थे। और फिर हुआ एक दिन ये, जो मुझे बहुत बड़ा झटका लगा। आई वॉज शूटिंग फॉर सम फिल्म इन गुजरात, और मैंने चलो एक दिन, मेरे पिताजी ने कहा कि तू आ जाना, हमने पूजा वूजा रखी है गांव में। तो मैं कुछ उतरा, काफ़ी अरसे के बाद मैं गया हुआ था। अभी मेरा जो गांव है अहमदाबाद से 1 घंटा दूर है, पलियड करके। और मेरा गांव पूरा का पूरा यूं समझिए कि यंग जनरेशन पूरा अमेरिका में रहता है। बात यह है कि जब मैं पार्ला ईस्ट में रहता था, अभी भी हमारा घर है, उसके बगल में एयरपोर्ट है। और वो एयरपोर्ट, ये एयरपोर्ट नहीं था, छोटा एयरपोर्ट था वो। जी। तो जो भी बंदा गांव से आता था वो रहता था हमारे घर में, सुबह आ जाता था, रहता था, शाम को खाना वाना खा के। और खाना भी होता था जो विदाई का खाना होता है, पूरी बनती थी, आलू की सब्जी बनती थी, श्रीखंड बनता था, वो सब खा के जाते थे। तो मेरा गांव तो वहाँ मैंने बसते हुए देखा है, धीरे धीरे करके। तो जब ये गया तो मैं उतरा जब रात को, तो मैंने ST स्टैंड के बाद लिखा हुआ पढ़ा मैंने, बेक्ड बीन्स ऑन टोस्ट। मैं सच बोलता हूँ, मेरा कलेजा बैठ गया। मैंने यार ये क्या है मेरा गांव यार। मैं सचमुच, वो बस रुकी हुई थी, उसी बस में वापस चढ़ के मैं अहमदाबाद चला गया, मैं गांव गया ही नहीं। फिर एक अरसे के बाद जाना पड़ा, वो ठीक है, पिताजी का देहांत हो गया तो पूजा वूजा करवाने। वो जो गांव का जो मेरा रोमांस जो था ना, वो ऑल ऑफ अ सडन सिंथेटिक हो गया यार। ऐसा लगा कि ये मज़ा नहीं आया। और अभी तो गांव बिल्कुल शहर के बराबर हो गए हैं जी। तो वो कमी बहुत महसूस होती है। और स्पेशली ग्रीनरी, और जिसको हम कहते हैं कि मिट्टी की खुशबू, अब इतना क्लिशे टर्म है ये, बट वो जो गांव में हमने देखा है, जो महसूस किया है, वो नहीं है मुंबई में। तो मज़ा नहीं आता। और मुंबई की लाइफ तो वैसे भी यार, अभी है, कर्मभूमि है, रहना पड़ता है। और जब जब कभी आप जैसे लोगों के घर देखते हैं, तो ऐसे आंखों में ऐसी वो होती है, तृषा होती है कि यार। और सिंप्लिसिटी, मज़े की बात ये है, सिंप्लिसिटी। तो वी मिस दैट। तो उस समय कैसा था बचपन? और कौन से जिले में है आपका गांव? मैं गांव मेरा जी, अहमदाबाद से तो पलियड 1-1.5 घंटे की दूरी पे है। जी जी। हाँ। और कड़ी कलोल करके बहुत बड़ी जगह है, वहाँ बहुत बड़ा शहर है। अच्छा वो पटेल लोग, मैंने कहा ना, सब पटेल लोग वहाँ पे हैं। अच्छा। मैं कभी भी न्यू जर्सी में जाता था, और जब जब जाता हूँ कहीं भी कॉफ़ी पीना चला गया, तो वो हमारे बंदों का स्टोर रहता था। अरे परेश भाई, अरे परेश भाई, फिर कॉफ़ी का पैसा, अरे हो यार जमा दो। फिर जाएंगे तो वो डोनट का पूरा बॉक्स भर के देंगे। तो बचपन कैसा था? बचपन ब्यूटीफुल। आई एम रियली ब्लेस्ड कि मेरे माँ बाप, मैं जहाँ पे रहता हूँ, वो आजू बाजू के लोग, क्योंकि आई वॉज, जिसको कहते हैं कि मिस्चीवियस, वो तो बहुत छोटा है वर्ड, मैं बड़ा डिस्ट्रक्टिव लेवल का आदमी था मेंटली। अच्छा। और फिजिकली भी मैं बहुत बहुत, लेकिन तभी के लोग बड़े जनरस थे, बड़े दयालु थे। अरे चल ना, जाने तो माफ़ कर दिया उसके सब का। क्या क्या वो करते थे आप, खुराफात? मैंने ये कि भैया, अगर आपने हमको क्रिकेट खेलने नहीं दिया, हाँ। अगर आप ग्राउंड फ्लोर पे रहते हैं, हाँ। तो दोपहर को क्या सब लोग सोते 1-1.5 घंटा, हाँ। तो जाके बाथरूम का नल खोल दिया, या वायर वाले, एक बाम्बू बनाया था वायर वाला, उससे आपकी स्विच ऑफ कर दी, पंखा बंद हो गया, उस किस्म का। अच्छा। या फिर आपके कपड़े बाहर सूख रहे हैं, तो उसपे खुजली करके एक आता था, वो लगा दिया। कुछ पाउडर? हाँ, वो जो प्लांट होता है, तो उसको छू लो तो बाद में खुजली आती रहती है। और भी क्या, एक मिडिल क्लास आदमी के घर में कुछ कपड़े लिमिटेड होते, लाइक अंडरवेयर एंड ऑल, बनियान वगैरह। बट आई वॉज वेरी लकी इन टर्म्स ऑफ टीचर्स। अरे मैं सच बोलता हूँ, भगवान मेरे साथ है यार। मुझे स्कूल के टीचर भी इतने बेहतरीन मिले, स्कूल के कॉलेज के अंदर भी मिले। उस स्कूल के जो हमारे टीचर थे,
तो मुझे तो यार मैंने गोद में बिठा के पढ़ाया कि इसको क्लास में रखेंगे साला मस्ती करेगा, तो उसको गोद में बिठा के मुझे रख के पढ़ाया है। और एक इंदुबेन पटेल करके अभी भी शी इज देयर 96 ईयर्स ओल्ड। माने मुझे लगता था मैं घर से बाहर निकला ही नहीं हूँ, मैं घर के अंदर ही हूँ। और वो तंग रहती थी बहुत मुझसे, घर पे आके कंप्लेंट भी करती रहती थी मेरे माताजी को पिताजी को जी। लेकिन कुछ बोलेंगे तो बोलते नहीं नहीं इसको डांटो मत, मैं समझाऊँ, इसको डांटो मारो मत, डांटो मत इसको। एंड दे यूज्ड टू टेल मी कि तू यार बहुत अच्छा है ड्रामा वगैरह में, तो परस्यू करना। आई एम टॉकिंग, आई एम बोर्न इन 55, तो 64-65 में 10 साल का रहा होगा। 10 साल के अंदर भी जो मैंने क्या पता नहीं क्या करतब किए होंगे कि उनको ये लगा कि ये बंदा अच्छा है, तो मेरे को कभी रोका नहीं उन्होंने। जब मैं पास आउट हुआ मैं एनएम कॉलेज में गया, इतनी बड़ी कॉलेज, तो वहाँ के थे प्रिंसिपल डॉक्टर UR कोहली करके, उन्होंने भी बोला कंटिन्यू विद दिस। तो हमारा जो मेस का खाना फ्री, अच्छा, अटेंडेंस नहीं, कैंटीन के अंदर अकाउंट खोल दिया था। तो हमने खाली कैंटीन रिहर्सल और वही देखा हुआ, हमने क्लासरूम तो बहुत कम अटेंड किए। बाद में कभी आके बोलेंगे वो, अरे भैया देखो इंस्पेक्शन होने वाला है तो कुछ थोड़ी देर तो क्लास में बैठो यार। तो वेरी वेरी वेरी, मैं बोलता हूँ जैसे आशीर्वाद थे, सही मायने में आशीर्वाद थे आप मुझ पे। तो ऐसा बचपन था। और मज़ेदार दोस्त, जो लोकेलिटी में मैं रहता था वहाँ भी लोग बहुत अच्छे थे। कैसा था वो एरिया कैसा था? पार्ला ईस्ट में है वो, बट पार्ला की मजा क्या है, ब्यूटी क्या है कि बहुत सारी एजुकेशनल, पार्ला ईस्ट में, हाँ ओके, राइट, बहुत सारी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है वहाँ पे। राइट, पार्ला ईस्ट में भी पार्ले कॉलेज है, दाणुकर कॉलेज है, स्कूल्स है अच्छे अच्छे। तो एनी गिवन टाइम आपको पार्ला ईस्ट और पार्ला वेस्ट मिला के एनी गिवन टाइम यू विल सी 2,500 से 3,000 स्टूडेंट आपको मिलेंगे एनी गिवन टाइम। तो ये जो एनर्जी जो थी वहाँ की, थ्रॉबिंग एनर्जी एंड फ्रेशनेस और साहित्य का माहौल। और मैं जहाँ पे था वहाँ के बगल में एक मालवीय रोड करके था। आप सुबह सुबह वहाँ चले जाओ, कहीं पे सितार वादन चल रहा है, कहीं पे संस्कृत के श्लोक पढ़े जा रहे हैं, और कुछ कल्चर्ड महाराष्ट्रियन लोग बाहर बैठ के बात कर रहे हैं। इतना पायस एटमोसफियर था। तो ये एटमोसफियर, और बिल्कुल दूसरी जो अहम बात, मेरा काशी मथुरा जो तो मेरे घर के बगल में था, नवीन भाई ठक्कर ऑडिटोरियम पे। अच्छा, वो बिल्कुल एक बिल्डिंग छोड़ के। तो जो भी ड्रामा होते थे, महाराष्ट्रियन के ड्रामा होते थे, गुजराती के ड्रामा होते थे, तो मेरा तो वो ही था। और मुझे घर से बिल्कुल छूट दे रखी थी। यहाँ तक कि मिडिल क्लास परिवार के अंदर जिसके बाप का, मेरे पिताजी की सैलरी क्या रही होगी यार, 300 रुपया। उन दिनों मुझे जब 250 रुपया चाहिए, 300 रुपया एग्जैक्टली चाहिए था ड्रामा प्रोड्यूस करने के लिए, वन एक्ट प्ले। मैं और मेरा दोस्त कर रहे थे, 600 रुपया था, तो 300 आता था हिसाब में। तो मैंने मेरे पिताजी से मांगा डरते डरते। तो मैं ये जानता था अगर मेरे पिताजी ना बोलेंगे तो भी जस्टिफाइड है यार। तो हाँ लेके जा, और कुछ चाहिए तो बता यार। ये तो यार कमाल है, ये कमाल है, बिल्कुल कमाल। और बिल्कुल, उस वक्त, हाँ उस वक्त जी, 72-73 में जब कीमत क्या होती थी। और मेरे दो छोटी एक बड़ी बहन एक छोटी बहन है, शादी भी करनी है। ये देखिए बाप को तो ख्याल जब लड़की बड़ी हो जाती है तब छोटी हो जा, आपकी है भाई दही, आप जानते हैं, तब से ख्याल आती है कि शादी करनी है, इसकी शादी करनी है, शादी करनी है। तो पैसे बचाओ, ये करो वो करो, और कोई जरिया नहीं है एक्सेप्ट फॉर दिस। तो उन दिनों फट से बेटे के शौक के लिए, नॉट नोइंग कि ये आगे चल के इसमें ये होगा, जरिया बनेगा, लेके जा, और चाहिए तो बताना। दैट वाज टेरिफिक। तो ये परिवार था। तो जब आप जो पहली जो टीचर थी, जब आप 10 साल की उम्र में उन्होंने आप में ये कहीं ना कहीं एक गुण देखा, वो किस आधार पे रहा होगा? आप स्टेज पे चले गए थे तब तक? नहीं, क्या होता था कि स्कूल में जो मस्ती भी करते थे, तो थोड़ी इनोवेटिव मस्ती होती थी, प्लस डिबेट के अंदर भी हिस्सा लेते थे। और जिसको बोलते हैं ना वाक चतुराई, वाक पटुता, बेंटरिंग, आर्ग्यूमेंट करना, विट, हाँ विट। और जो स्कूल के अंदर प्लेस हुआ करते थे, तो मैंने तो पहला प्ले किया था 67 में किया था, तो 12 साल का था। और तो दे वर स्पेल बाउंड। अच्छा, भैया ये क्या कर दिया जादू। क्या था याद है? हाँ, वो एक राजा ने गमे थे रानी करके एक वन एक्ट प्ले था। अच्छा,
वो भी बेस्ड ऑन अ राइटर, वो प्ले किया। वो प्ले हुआ था ऐसे कि ये जो नवीन भाई ठाकुर ऑडिटोरियम में ओपन एयर कंपटीशन हुआ करती थी 1 एक्ट की, तो मुंबई के अंदर जो जो ड्रामा होते थे वो ड्रामा होते थे वहाँ पे। अच्छा। क्योंकि मेरी मेमोरी बहुत अच्छी थी और मैं रिहर्सल अटेंड करता था, तो उनको एक फ्री ऑफ चार्ज एक मिल जाता था बंदा बैक सेट करने वाला, और मैं फटाफट, वो आते थे 5 बजे रिहर्सल करने, मैं स्कूल के बाद जाता था, तो मैं 4 साढ़े 4 बजे जाके फर्नीचर वगैरह लगा देता था, क्या चाहिए प्रॉपर्टी सब लगा देता था और बैठा रहता, और कोई डायलॉग भूल गया तो मैं प्रॉम्प्ट करता था विदाउट स्क्रिप्ट। तो दे वर वेरी हैप्पी विथ मी। तो मुझे पूरा प्ले याद हो गया। तो जब ये इंटर क्लास कंपटीशन हुआ तो मुझे पूरा प्ले याद था, मैंने लिख डाला और मैंने कर डाला। अब ये प्ले जीता गया इंटर स्कूल कंपटीशन में, और जिस बंदे ने, जिन्होंने ये प्ले लिखा था वो जज थे, और उनका परमिशन मैंने लिया नहीं था। तो मतलब यार ये क्या किस्मत है, कैसे पकड़े गए यार, वही बैठे यार। और बहुत ही, मैं बोलता हूँ प्रबोध जोशी करके बहुत कमाल के आदमी थे भैया, बहुत कमाल के आदमी थे। मैं कहता हूँ ना कि ऐसी प्रतिभा, ऐसा पर्सन हमने देखा नहीं है। तो उन्होंने देखा, प्ले देखा, फिर अंदर आए, मैं तो नजर चुरा के जा रहा, परेश तेरी मेमोरी बहुत अच्छी है। बोला सॉरी सर, माफ करना, नहीं आइंदा तेरे को कोई भी प्ले चाहिए मेरे से लेके ना, एंड आई डोंट नीड योर रॉयल्टी। क्या बात है, इस किस्म के लोग थे। तो वो प्ले मैंने किया था, तो वो प्ले बहुत सक्सेसफुल रहा था, काफ़ी वाह हुई थी। फिर वहाँ से हो गया कि ये लड़का अच्छा है, फिर कॉलेज में गया तो ये प्ले की रेपुटेशन कॉलेज तक आई थी। फिर इंटर कॉलेजेट के अंदर भी हमने प्ले किया, ये प्ले नहीं दूसरा प्ले किया हमने। तो भी एक बार इंटर कॉलेज में बात चली कि भैया ये बंदा है, ये लड़का है एनएम कॉलेज का परेश रावल करके, धीरे धीरे बात फैलने लगी और शुरू हो गई जर्नी। जो ये शायद और बहुत से लोग ना इसको समझ पाए बारीकी से, लेकिन मंच पर जाना और लोगों का सामना करना, ये एक मन की एक लक्ष्मण रेखा का पार करना होता है, और वो आपकी जो व्यक्तित्व को बहुत इनविजिबल, अदृश्य तरीकों से बदलता है। क्या आपके साथ ऐसा हुआ? मैं सच कहूँ तो मुझे स्टेज फ्राइट जैसा कुछ होता नहीं है। आपको एक नर्वसनेस होती है जी, अभी भी होती। हाँ, बट आई थिंक आई टेक दैट एज ए काइंड ऑफ, ठीक है भैया, यू नो आप अपने आप में, बात मुझे सब आता ऐसे नहीं हो, तो आई टेक इट वेरी पॉजिटिवली। आई एम सो ग्लैड यू सेड दैट, क्योंकि मैं अक्सर ये कहता हूँ कि मैं भी जब स्टोरी टेलिंग के लिए अब स्टेज पे जाता हूँ मुझे नर्वसनेस होती है, और थैंक गॉड होती है, क्योंकि ये ह्यूमिलिटी की निशानी है। यस 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 जी। तो ये, बट दूसरी बात ये है कि मैं ये समझता हूँ मैं बाहर की दुनिया में कुछ भी करूँगा तो लोग मुझे रोकेंगे, लोग मुझे टोकेंगे। ये जो टुकड़ा है स्टेज का, उसका मैं राजा हूँ आज, वही साला कोई कुछ नहीं करेगा मुझे। और मुझे जो करना है यहाँ पे, मुझे खेल खेलना है। और दूसरी बात, मैंने किसको ये बोलते हुए सुना था, कहा आई थिंक अल पचिनो साहब ने या डस्टिन हॉफमैन साहब ने कहा था कि ऑडियंस डार्कनेस में, मेरे वहाँ उजाला है। यार ये कमाल है, ये कमाल का थॉट है यार। और वो तो है कि भैया जो मैं आम जिंदगी में नहीं कर सकता, वैसे सारे रोल कर सकता हूँ, वो सब कर सकता हूँ मैं, विदाउट लिविंग द रियल लाइफ कॉन्सिक्वेंसेस। राइट। तो ये भी है मुझे, और मुझे बस मजा आता है। वो जो 2 घंटे 2.5 घंटे मुझे बहुत मजा आता है उसके अंदर। तो शुरू में ये था, फिर पता चला कि नहीं भैया, ये तो अपने आप को जानने का भी एक जरिया है, अपने आप को क्लीन करने का भी एक जरिया है। मसलन कि आपने मुझे कोई स्क्रिप्ट दी, वो मैंने पढ़ी, कुछ इमोशन के साथ मैं झट से आइडेंटिफाई करता हूँ, बिकॉज दैट्स मी। और कुछ है उसके साथ मैं आइडेंटिफाई नहीं करता हूँ, बिकॉज दैट्स नॉट मी। उसके लिए मुझे रोल मॉडल ढूंढना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा उनके बारे में, मेहनत करनी पड़ेगी, तो मुझे मेरी ब्लूप्रिंट निकल के सामने आती है। एक और चीज़ जो एज अ स्टोरी टेलर मैं रिलेट करता हूँ कि मैं हर बार जब कहानी सुनाता हूँ तो कोई दूसरा बन जाता हूँ, या कोई दूसरा पात्र बन रहा हूँ, या महिला बन रहा हूँ, कभी बुजुर्ग बन रहा हूँ वगैरह। और वो करने
के दौरान मैं दुनिया को उस व्यक्ति की नज़र से देखता हूँ। या मेरा ये मानना है कि हमारी दुनिया आज बहुत नाराज़ है, और इसलिए चाहे कोई भी देश आप ले लें, और ख़ासकर सोशल मीडिया के आने के बाद या। उस नाराज़गी को व्यक्त करने के तरीके आ गए। जो बातें आप घर के चार दीवारों के अंदर शायद कहते थे या कहने में हिचकते थे डाइनिंग टेबल पे, वो अब आप किसी को सोशल मीडिया पे कह सकते हैं, बेझिझक कह सकते हैं। तो ये जो थिएटर है या एक्टिंग है या स्टोरी टेलिंग है, राइटिंग है, ये हमें दूसरा बनने का अवसर भी देती हैं। वो दूसरा पात्र बन के, हाँ ऑफ कोर्स देती है आपको, लेकिन आपको फिर उसी फ्रेमवर्क के अंदर करना है। जी आपने जो फ्रेम बनाई है, आपने जो डिज़ाइन दिया, आपने जितना मुझे दिया है मसाला, उसके अंदर रहकर मुझे करना है। उसके अलावा मुझे और कुछ नहीं करना चाहिए, इफ आई एम रियली ऑनेस्ट। एक बहुत अच्छी अपने श्री राम लागू साहब की जो आत्मकथा लमान नाम है, लमान माने कैरियर, आपने जो लिखा वो मैं कैरी करके लेके जा रहा हूँ। उसमें छेड़खानी नहीं करनी है, उसको वेंडलाइज नहीं करना है, उसका पावित्र बरकरार रखना है, उसका सत्य बरकरार रखना है, वो सब करना है। बट इसके अंदर दूसरी बात ये भी है कि मैं तो अपने आप को एज ए इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहा हूँ। दैट इज वाई जो कहते हैं ना कि कंसिस्टेंसी इज अ डेथ ऑफ गुड एक्टिंग। तो जो मेरी जिंदगी का अनुभव है, जो तजुर्बा है, जो निचोड़ जो है, तो मैं कैसे इंजेक्ट कर सकता हूँ। नीलेश भाई ने जो बात लिखी है उसको जिंदा रखने के लिए, उसको वो फ्रेम को तोड़े बगैर मैं उसको कैसा अलग थोड़ा सा पहलू दे सकता हूँ, थोड़ी सी एक अलग फ्रेशनर नई इंसाइट दे सकता हूँ। बिल्कुल। क्योंकि हम हमारे में कहते हैं कि प्रयोग माने क्या होता है, आज एक शो है और एक हफ्ते के बाद दूसरा शो है, तो ये दोनों शो के बीच में आप जो जिंदगी जिए हो, वो जिंदगी क्या आप इंजेक्ट कर सकते हो? वो वासुदेव चले थे ना टोकरी में कन्हैया को बिठा के, पार किया था नदी, ऐसे लेके जाना, उस पार लेके जाना है। तो ये बहुत मजा आता है, ये एक अद्भुत नशा है। ये आपको क्या क्या अवतार कर खेल खेलने को मिल रहे, लीला करने को मिल रही है यार, तो नसीब वाले हैं। यश आपके लिए महत्वपूर्ण रहा? यश मुझे किसी की BMW या मर्सिडीज मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता। मुझे आपका काम, आपने अच्छा काम किया है, मुझे तकलीफ दे सकता है कि यार ये मैं कब करूँगा। मुझे इरफान का काम तकलीफ देता है, नसीर भाई का काम तकलीफ देता है। वो काम साले कैसे कर पाएंगे, अरे कैसे कर, बस वही है मेरे लिए यश उतरने की मैं ये कर सकूं। बाकी सर नहीं है, मिडिल क्लास थिंकिंग है यार हमारा। वो नहीं है कि मुझे ये चाहिए वो चाहिए, बस 2 रोटी मिल गई आराम से इनफ है। आप मेरी थाली में सर 2 सब्जी रखोगे ना तो भी मैं पफल जाता हूँ। एंड रियली मैं बोलता हूँ, मुझे एक सब्जी एक दाल से मेरा नाता है, उससे ज़्यादा क्या चाहिए। पर ये जो संतुष्टि जो है, आपने काम अच्छा किया, वो होना चाहिए। वो तकलीफ देता है यार, ये साला करके गया, कमाल किया यार। और कभी कभी हम लोग कोशिश भी करते हैं, हमारी एक्सरसाइज के लिए भी कोशिश करते हैं, क्योंकि मेरी कोई फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं है नीलेश भाई। मैं इन लोगों को सीख के बड़ा हुआ हूँ। मैं समझता हूँ कि धीरे धीरे मैं दाना चुग रहा था और समझ रहा था और अपनी एक मेथड बना रहा था। वो मेथड कभी कभी ऑल ऑफ अ सडन चेंज भी हो जाती है। स्पॉटलाइट, कैमरा, इस सब की कई बार आदत लग जाती है। बट सर वो बहुत टेम्पररी है, वो बहुत ही टेम्पररी है। अगर आप ये मोह माया में फंस गए, जिस दिन वो नहीं होगा ना, आप इतने विचलित हो जाओगे, इतना आपका भ्रमित हो जाएगा दिमाग, वो तो नहीं चाहिए। और उसके लिए मुझे कोई यत्न प्रयत्न नहीं करने पड़े सर, बेसिकली है मेरे अंदर है वो। और मैं समझता हूँ जो भी थिएटर का बंदा है उसके अंदर है वो। मैं तो हमेशा कहता हूँ कि देखो, स्टार बूढ़ा होता है, एक्टर मैच्योर्ड होता है, तो हमको तो मैच्योर्ड होना है। और ये होगा नहीं होगा।
उसके पीछे भागना जो टेम्पररी है, जिसके पीछे एक्सपायरी डेट लिखी हुई है, उसके पीछे भागने का क्या? अपना काम अच्छा करते रहो। कल उठ के जैसे आज हम इरफान भाई को याद करते हैं, नसीर भाई को याद करते, वैसे हमें भी लोग याद करेंगे, नहीं ये भी बंदा परफॉर्मेंस करके गया, दैट्स इट। वो है, वो हमारा बैंक बैलेंस है, नथिंग बियॉन्ड दैट, दैट्स इट। आत्मनिरीक्षण करते हैं आप? आत्मनिरीक्षण करते हैं? हाँ, बहुत। वो बट वो तो मुझे लगता है मेरी एक्टिंग की जो प्रक्रिया है उसका हिस्सा है ये, कि कितना गलत कर रहे हैं, कितना सही कर रहे हैं, नॉट एज अ परफॉर्मेंस, एज अ आदमी। मेरा एक, जब मैं पॉलिटिक्स में गया तो मुझे एक बात सडनली इट हिट मी। आई वेंट ओनली फॉर अ लिमिटेड पर्पज, और लिमिटेड इनिंग के लिए ही गया था मैं, नॉट टू मेक अ पॉलिटिकल करियर आउट ऑफ इट, बिकॉज मेरी जबान ऐसी टेढ़ी है, ऐसी कड़वी है कि आई एम टोटली मिसफिट फॉर पॉलिटिक्स। और स्वरूप भी बोलती थी, तू सोसाइटी में इलेक्शन, सोसाइटी में जो बिल्डिंग जो हमारी सोसाइटी के इलेक्शन में खड़ा रहने के लायक नहीं है, वहाँ कैसे चला गया? पर एनीवे, और सर मुझे एक बात लगी कि मैंने नीलेश भाई को प्रॉमिस किया मैं आपका काम करूंगा, और मेरे कितने भी बुलंद इरादे हो मैं नहीं कर पाया, क्योंकि ये जो सिस्टम है उसकी लय अलग है, वो अलग लय से चलती, उसकी रवानगी अलग है। और नीलेश भाई मुझे 10 बार बोले कि बाद में मैं मुंह छुड़ाऊंगा भैया, छुपाऊंगा कि नहीं, वो बाद में मैं नंगा हो जाऊंगा। बाद में नीलेश भाई की वेदना का, व्यथा का मुझ पर कोई असर ही नहीं होता, मैं धीरे धीरे थिक स्किन होते जाता हूँ। अच्छा। तो मेरे जो रिसेप्टिव सेंटर है एज एन एक्टर वो मरते जाते हैं, तो मेरे लिए बहुत खतरनाक बात है, ये मुझे नहीं करना चाहिए। और मुझे वाकई बहुत तकलीफ होती थी, सो मच सो कि मुझे ब्लड प्रेशर की तकलीफ थी थोड़ी बहुत, तब मैं दिन में 1 पिल लेता था, फिर मैं 3 लेने लगा। आई स्टार्टेड डेवलपिंग स्पॉट्स हियर, जो होते हैं ना स्ट्रेस के, ब्लैक स्पॉट्स आने लगे। मैं थोड़ा डर गया, और रात को मेरी नींद भी थोड़ी वो हो गई थी, और चिड़चिड़ा हो गया था। मैंने यार ये क्या हो रहा है? तो एक दिन बैठ के मैंने बहुत सोचा, मैंने नहीं वैसे भी मैं तो निकलना ही है मुझे 5 साल में, तो फिर ये क्यों हो रहा है? तो आप सोचिए, इतने छोटे से टाइम के अंदर भी मुझे ये असर हो रहा था, और एज ए एक्टर बहुत तकलीफ दे रहा था मुझे, एज ए एक्टर एंड एज ए इंसान ऑल्सो। तो मैंने कहा नहीं यार, मैं तो जितना हो सके मैं काम करता रहूँगा। तो मेरा 73% तो मेरा अटेंडेंस है। तो ये नहीं कि मुझे भागना नहीं था कतई, कि मैं जितना हो सके उतना करूँगा, मैं जितना हो सके उतना लोगों को मिलता रहा। सिस्टम को तो मैं ऊपर नीचे कैसे कर सकता हूँ, मेरे में वो ज्ञान नहीं है, मेरी कैपेसिटी नहीं है। बट क्या होता है सर, हमारी हार्ड डिस्क अंदर से करप्ट हो चुकी है, ये बात तो तय हो गई। हम लोग, सब लोग नहीं कहूँगा मैं, लेकिन फिर भी मेजोरिटी ऑफ अस आर नॉट पॉलिटिकल क्लास, इवन जनता, सब पूरा। तो उसको सुधारना थोड़ा भारी है। तो शुरू से आपको ये पता था कि आप कुछ समय के लिए राजनीति में आए? हाँ। अच्छा। हाँ, एक ही नहीं, शुरू से मैंने नहीं, ऐसा मुझे पॉलिटिकल करियर बनानी ही नहीं है, क्योंकि मैं नहीं हूँ उस किस्म का। और दूसरी बात ये कि अब जाके इतने साल इस फील्ड में रहने के बाद मुझे मेरा क्राफ्ट थोड़ा बहुत सही समझ में आने लगा है। नंबर 1, नंबर 2, नए डायरेक्टर, नए राइटर आ रहे, नए रोल मिलने लगे। उस वक्त मैं मैदान छोड़ के क्यों जाऊं? इट्स माई टाइम टू एंजॉय। क्या क्रिएटिव लोग बहुत सी चीज़ों के लिए मिसफिट हो जाते हैं? ट्रस्ट डेफिसिट बहुत है। अगर आप कुछ अच्छा भी करने जा रहे हैं, ये क्यों अच्छा करने जा रहे हैं, माने इनका कोई लाभ होगा, आधी बात तो सिर्फ वहाँ मर जाती है। ये कहता हूँ कहीं पे हमारी हार्ड डिस्क करप्ट हो चुकी है। ये नहीं था सर, ये हिंदुस्तानी जो मैं जो जितना समझता हूँ ये नहीं था, ये नहीं होगा शायद हमारा। या तो फिर कभी कभार मुझे ये भी लगता है कि हर कहानी हो,
हर फिल्म हो, हर कविता हो, रामायण हो, महाभारत हो, कुरान हो, बाइबल हो, गीता हो, सब ये कहता है कि सत्य की विजय होती है और सत्य का विनाश होता है। फिर भी हम लोग सुधरे क्यों नहीं? हर फिल्म की कहानी में हीरो जीतता है, विलन मरता है, फिर भी हम क्यों सुधरे नहीं है? तो मैं ये समझता हूँ कि आप किसी को सुधार नहीं सकते, मनुष्य स्वभाव ऐसा है। ये हमारी मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है, ये हमारे डीएनए में खोट है, ये मुझे लगता है। नहीं तो इतना यार, इतना कैसे हो सकता है यार? सदियों से इतने तपस्वी हमारे वहाँ तप करके गए, उनके तपश्चर्या का फल है हमारे, उसके बावजूद क्यों हम सुधरते नहीं हैं? ये सड़क पहले दिल्ली का रास्ता होती थी। दिल्ली का? जी, बरेली जाएगी और सीतापुर, फिर बरेली वगैरह वगैरह। अब तो और सर मैं पहली बार लखनऊ आया था, हाँ 2000 में आया था ड्रामा का शो करने, मेरा और नसीर भाई का। अच्छा। उसके बाद एक दो पिक्चर में मौका मिलने वाला, लेकिन वो शूटिंग कैंसिल हो गई यहाँ से। ये मैं पहली बार आया हूँ लखनऊ। अच्छा। ओह, मुझे कभी मैं आया ही नहीं। 2000 में आया था। जफर नबी साहब करके कोई थे यहाँ पे, प्रमोटर अच्छा। है, ऑर्गेनाइजर है। अच्छा। तो हमने नसीर भाई ने शो किया था स्लूथ ड्रामा हाँ। का, खेल नाम से, तभी आया था मैं। कमाल है। तो मैं थिएटर करने वाले लोग कुछ अलग ही होते हैं। मतलब जो मेरे मेहमान भी आए हैं स्लो इंटरव्यू पे भी, हाँ। और जो पैशन जो है ना वो, या आदिल हुसैन आए थे, उनसे बड़ी अरे मैंने उनके साथ बड़ी बात, मुझे बहुत मज़ा आया। वो बंदे के साथ मुझे बहुत मज़ा आया, काम करने का भी मज़ा आया। देयर इज सम काइंड ऑफ अफेबिलिटी विद हिम, यू नो। एक एक्सेस भी है, एक डिग्निटी भी है, वॉल नहीं है, एक हवा में एक लकीर खींची हुई है, बस वॉल नहीं है। अभी ये सत्यजीत रे साहब की फिल्म की ना स्टोरी टेलर, हाँ, इतना मज़ा आया। एक तो रे साहब की कहानी हमारे नसीब में होगी, ये बोलता हूँ ना सर, मैं तो कुछ कुंडली लेकर आया हूँ यार, सचमुच। तब आदिल साहब से पीयूष भाई तो क्या आदमी है यार, उफ। हम सर थिएटर की फ्रेंडशिप और स्कूल की फ्रेंडशिप, यू कांट मैच इट। फिल्म में होते हैं लोग, वो कलीग होते हैं, दोस्त बोलने के लिए भी आपको सोचना पड़ता है। सोचना माने कोई बुरी बात नहीं, बट होता नहीं, दोस्त किसको कह सकते हैं हम, खुले दिल से जो निकलता है। बोलिए हाँ दोस्त, आई नो उस किस्म का। थिएटर एंड स्कूल, तो दोनों के बारे में बताइए, स्कूल की और थिएटर की दोस्ती के बारे में। तो थिएटर की मेरी दोस्ती तो सर, मेरे लिए वैकेशन का डेफिनेशन क्या है पता है? मेरे ड्रामा की टूर, वो मेरा वैकेशन है। दिन भर आप साथ में घूमते रहते हो, शाम को शो है, जो भी आदान प्रदान होता है, मस्ती होती है, मजाक होती है, क्रिटिसिज्म होता है, गाली गलौज होती है, पर आपको पता है शाम को उनको साथ में शो करना है। वो जो है ना पूरा गंगा स्नान जो शाम को, उसके अंदर पूरा दिन निकल जाता है। तो थिएटर की भी ऐसी ही है दोस्ती, माने स्कूल की भी पवित्र है, कोई उससे स्वार्थ नहीं है, कुछ नहीं है। यू फील सेफ व्हेन यू मीट योर फ्रेंड, यू फील सेफ। कुछ दोस्त जिनके बारे में बताना चाहेंगे आप? हाँ है, मेरे उमेश शुक्ला है, हेमल ठक्कर करके है, फिर वो हम साथ में काम भी करते हैं। और कभी उनका कुछ होता है तो फट से, लाइक ट्रू फ्रेंड्स, दे आर देयर। आपको पता है इधर किधर होगा हो, सामने नहीं, इधर किधर होगा हो। फिर मेरे स्कूल में देख दिलीप आचार्य करके, वो अभी भी है, वो रहता है न्यूजीलैंड में रहता है, लेकिन मुझे पता है वो है इधर किधर ही है मेरे। और जब मैं स्कूल के पास से निकलता हूँ, मैं सच बोलता हूँ, स्कूल की बिल्डिंग और ये कुछ सिनेमेटिकली होता है कि सब आई कैन सी देम।
गेट के ऊपर खड़े हुए, वो बैग लेके खड़े हुए या मस्ती कर रहे हैं, आई कैन सी देम। एक सुपर इम्पोज क्या बोलते, जो भी हो जाते हैं, वैसा है ये। राजनीति ने आपको क्या कुछ सिखाया? राजनीति ना, हाँ, कंपैशन, पेशेंस एंड ये नहीं कि मैंने जानता नहीं था, लेकिन इसकी डिग्री क्या है, इस लेवल तक ये देश महान है, ये मुझे थोड़ा ज़्यादा पता चला। मेरे पिताजी हमेशा बोलते थे कि जब पूरी दुनिया घूमोगे आपको पता चलेगा कि हिंदुस्तान कितना महान देश है, और हिंदुस्तान घूमोगे तो पता चलेगा हिंदुस्तान क्यों महान देश है। हमारे यंग जनरेशन है जो उसमें कभी कभार कुछ लोग सवाल भी करते, क्या यार आप वेद उपनिषद ऋग्वेद उसकी बातें करते हो। अभी कभी कभी क्या होता है कि उस किस्म के आर्गुमेंट होते नहीं जो उनको दे सके, और मैं सुधांशु त्रिवेदी तो हूँ नहीं कि उनको मैं करेक्ट ठोस तरीके से, एक बेटा ये है ये है ये है, लेकिन जब हम पढ़ते हैं तो मुझे लगता है यार इनको थोड़ा पेशेंस रखना चाहिए, उनको समझना चाहिए। और जो हमारे इतिहास के साथ जो कबाड़ा किया गया है, वो सबसे बड़ा कैंसर डाला है, जिस किसी ने भी डाला। आई डोंट वांट टू गो इनटू दैट, और हमें इतिहास अच्छी तरह समझाना चाहिए था, और जो हमारी ताकत है उसके बारे में बताना चाहिए था, बिल्कुल अनएपोलोजेटिकली एंड बिल्कुल एक हेजिटेंट हुए बगैर, भैया ये है, हम ये हैं यार। मैं तो कभी कभार सोचता हूँ कि मुझे कुछ ऐसे लेक्चर्स रखने मुंबई में अपने पैसे से लोगों के लिए, कि आप आए, हिंदुस्तान की ताकत, उसकी जो 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 है हाई पॉइंट है, वो समझाए लोगों को, लोगों तक पहुँचाए, खास करके यंग जनरेशन को, सवाल जवाब हो, संवाद हो, तो उनको भी पता चले। ये ज़रूरी है। तो पॉलिटिक्स, तो वो पहला मोमेंट कब था जब पॉलिटिक्स की ओर कोई फ़ोन कॉल आया, कुछ बुलावा आया? नहीं, पहले तो, बट मैं आई वॉज पॉलिटिकली अवेयर जयप्रकाश नारायण जी के टाइम से, अच्छा। और लाल बहादुर शास्त्री जी के टाइम 65-66 की बात है, वो जो दूध की बॉटल्स आती थी उसके ऊपर कैप आती थी एल्यूमिनियम के, तो हमारी माँ बोलती थी कि कैप इकट्ठे करके लो, कैप हमको भेजनी है, वहाँ पे कोई बंदा आएगा, फिर उस कैप में से जो बुलेट है, जो उसका जो मेटल है वो निकालते, इसमें से बनाते। और दूसरी बात बोलते, चावल मत खाना सोमवार को, क्योंकि शास्त्री जी ने बोला था। अभी देखिए किसने कॉल, किस बंदे ने कॉल दिया था, तभी तो कोई सोशल मीडिया नहीं था, टीवी भी कुछ नहीं, 65 हुआ। और मेरी माँ जो बिल्कुल सामान्य औरत है, उसको भी पता नहीं चावल नहीं खाना है। ये बात कैसे फैल गई थी, जब गांधी जी बोलते थे फैल जाती थी, घर घर में पहुंच जाती थी। तो ये जो लोग आए थे तो उनका जादू होता था, तो पॉलिटिकली अवेयर होते थे। और मैं ये समझता हूँ कि जो बंदा पेपर पढ़ता है, जो बंदा न्यूज़ सुनता है या देखता है, वो पॉलिटिकल अवेयर होता ही होता है। वो उसकी आइडियोलॉजी कैसे फॉर्म होती है वो अलग बात है, पर वो तो होता ही है। बिल्कुल। तो जब मुझे आया कि भैया कैंपेन करने के लिए जाना है 2007 या 8 में, तो मैं ज्वाइन हो गया। मैंने ठीक है, मैं कैंपेन करूँगा, पर नो पॉलिटिकल करियर, नो माइलेज, नथिंग। और एक छोटी सी पॉलिटिकल करियर में अपने आप को, पार्टी की भी इज्जत को और मेरी खुद की इज्जत को भी बरकरार रखते हुए, कोई दाग न लगे, उस हिसाब से काम करके निकलना, जो भी थोड़ा बहुत मैं काम कर सकूं। बट इसका सम टोटल निकालो तो मुझे बहुत बेहद अफसोस है कि मेरी सोच और मेरी शक्तियों के अनुरूप मैं काम नहीं कर सका जितना मुझे करना चाहिए था। पर वो इलेक्शन में जाना, वो माहौल, उसकी
कलर, वाइब्रेंसी, उसके बारे में बताइए। अद्भुत है। यू गेट कैरिड अवे, यू गेट कैरिड अवे। आपको सोचने का मौका नहीं मिला। सुबह उठे, भागो 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 भागो, भारत माता की जय, वंदे मातरम, भारत माता की, वो चलते ही रहते। यू गेट, माने ढोल नगारे बजते रहते हैं, लोगों का जोश आपके साथ दौड़ रहा है, वो एनर्जी, उससे आप बच नहीं पाओगे। उसके अंदर, वो भाषण के अंदर फिर सोच समझ के बोलना, डोंट गेट कैरिड अवे। क्योंकि आप जो बोलोगे, क्योंकि लोग कभी कभी क्या होता है कि कुछ लोग तो देखने को आते हैं, सुनने को नहीं आते। अरे फिल्म एक्टर है परेश रावल, उसको देखो, सुनने को नहीं आते। आपको उनको देखने सुनने के लिए भी आपको मजबूर करना है, तो कुछ पत्ते की बात बोलनी होगी। और मैं उनको जब मैंने कभी भी किसी भी मेरे भाषण में वो लोग बोलते डायलॉग सुन, डायलॉग वायलॉग तो मैं कभी नहीं सुनाऊंगा, उसके लिए मैं नहीं आया हूँ। कुछ बात बोलने के लिए आया हूँ, तो मेरी बात शांति से सुनो, दैट्स इट। वो इच्छा मैं आपकी कभी पूरी नहीं करूंगा डायलॉग वाली। देखिए हमारे में क्या होता है, डायरेक्टर बोलेगा स्टार्ट साउंड कैमरा एंड एक्शन एंड वी एक्ट, रिगार्डलेस ऑफ गुड और बैड, बट वी एक्ट। वहां पे एक्शन बोलने के बाद में स्क्रिप्ट लिखना शुरू करते हैं। तो ये फिर रुको, वेट इट आउट, फिर क्या होगा क्या नहीं होगा। और फिर क्योंकि आपको तजुर्बा नहीं है, क्योंकि आपकी ज़ुबान थोड़ी कड़वी है, मेरी सेंस ऑफ ह्यूमर भी थोड़ी तीखी है, कहीं किसी को बुरा ना लगे, वो भी देखना है। और थिएटर में तो क्या होता है, अगर आप मेरा थिएटर कर दो तो मैं कुछ भी बोल दूंगा। नीलेश भाई को पता है नहीं यार, इसके मन में नहीं है। यहाँ पे तो आपने जो बोला है, वो समझा क्या है, उसे इंटरप्रेट क्या किया, उसने पहुँचाया क्या है, और वो क्या समझा है। ये शाम को मैं वाकई आई यूज्ड टू सिट डाउन विथ माई सेल्फ, 10-15 मिनट सोचता मैं यार किसको किसको मिला, क्या क्या बोला हूँ। मुझे शाम को थोड़ी दहशत हो जाती थी और थोड़ी थकान होती थी, क्योंकि मैं कुछ बोल के आया हूँ, कहीं उसका गलत मतलब ना निकले। तो ये भी ये होता था। लेकिन ये सब संभालना है आपको। आप पब्लिक लाइफ में तो आप जो मन चाहिए बात नहीं आप नहीं कर सकते, करनी भी है तो आपको तो अच्छे ढंग से करनी होगी। और मेरी बात तो जाने दीजिए, मैं तो कम से कम कोई भी तो दोपहर को 1 या 2 घंटे में आराम कर लेता। मैं कार्यकर्ताओं के बारे में सोचता हूँ। वो बेचारा किस उम्मीद में दौड़ता है यार, कि परेश रावल को लेकर ये आदमी हमारा भला करेगा। ये कभी मेरे को समझ में नहीं आती ये बात। मैं वैसे समझता हूँ, लेकिन इसको कैसे किया जाए, कैसे उनका भी भला हो, ये मुझे समझ में नहीं आता। कभी कभी मैं बहुत परेशान हो जाता हूँ। उसका क्या उम्मीद लेकर दौड़ता है यार। वो घर का काम नहीं करता है। बच्चा बोलेगा मुझे यार ये घर का काम नहीं, माँ का काम नहीं, बाप का काम, कोई काम। परेश रावल जो अनजान व्यक्ति है, जो उनको बिठाया गया वहाँ, उसको लेके जाना है हमको वहाँ पे। और फिर वो आदमी जिसका चुनाव होगा, वो आदमी पीछे मुड़ के देखेगा कि नहीं देखेगा, इनको वेलकम करेगा कि नहीं करेगा। यार ये रिलेशनशिप बड़ी ट्रेजिक रिलेशनशिप है। और एक एक्टर यूं तो आम लोगों से उसका आमना सामना है, लेकिन पर्दे के इस पार से। और अब आप पहली बार आमने सामने खड़े थे। आप गलियों में जा रहे होंगे, सड़कों में जा रहे होंगे, आमने सामने खड़े थे। ये कैसा था, कमिंग फेस टू फेस? एक तो आपने कार्यकर्ताओं की बात बताई, लेकिन कमिंग फेस टू फेस विद द सिटीजंस, विद द पीपल। लव, एडमिरेशन एंड कंसर्न ऑल्सो। यार फिर पॉलिटिक्स में मत चले जाना यार, लॉट ऑफ कंसर्न। बाहर आ जा, अभी तो हो गया ना, अभी बाहर आ जा, अभी पॉलिटिक्स में मत चले जाना। एक बात मुझे बहुत अच्छी तरह समझ में आई, लव मी अ लॉट। अभी भी जो भी कुछ देते, अरे यार क्या कर रहा है, क्यों इस पार्टी में, होता है ना, एडमिरेशन है। और एक बात मैं ये भी बता दूं, समवेयर डीप डाउन जो जनता है उनको लगता है ठीक है यार, काम तो हमको ही करना है, ये करेगा तो करेगा, नहीं करेगा तो हम तो करेंगे ही करेंगे। जनता को बरसों से आदत हो गई है। तो वो जनता की उम्मीद आपके ऊपर बहुत ज्यादा नहीं है, हमारे डिपेंडेंट है, लेकिन उतने भी डिपेंडेंट नहीं है।
ये बात मैं बताऊं तो अपनी जनता बड़ी होशियार जनता है। बट एक जो बात एक उठ के सामने आती है वो प्यार, एडमिरेशन, दैट्स इट। फिल्म एक्टर्स और पॉलिटिक्स का जो भारत में रिश्ता रहा है वो मिक्स्ड रिलेशनशिप रहा है। कुछ केसेस में वो करियर सक्सेसफुल रहे हैं बहुत अच्छे, और कुछ केसेस में इतने सफल नहीं रहे हैं, या उनको उन व्यक्तियों को खुद मोहभंग हो गया। और इस लेगेसी के कारण शायद आप जब राजनीति में आए हों तो हो सकता है कि सामने की दुनिया ने एक तरह से एक प्रेजुडिस या एक कि हाँ ये भी आ गए पॉलिटिक्स में, ऐसे देखा कि आपको ऐसा लगा? होता है, वो तो जायज है जी। हाँ, बराबर है। उनका सोचा ये नया आ गया, भाग जाएगा अभी थोड़े दिन में। आपके ऊपर है, आपको भागना है कि नहीं भागना, आपके ऊपर है। और होता है, पर धीरे धीरे उनको उन्हीं लोगों को पता चलता है कि नहीं भाई आदमी में दम बहुत है, ही मीन्स बिजनेस। हाँ ये टिकेगा, नहीं हटेगा, तो आपके साथ भी खड़े रहते हैं। फिर धीरे धीरे वो भी कन्वर्ट हो जाते हैं धीरे धीरे। क्योंकि सबसे बड़ी बात क्या है, यू आर अ क्राउड पुलर। राइट। ये क्वालिटी कुछ हमारे जो है उनको छोड़ के बाकी किसी में नहीं है। करेक्ट। जितने पॉलिटिशियन है हमारे, कुछ ही लोगों में है। और उसमें अगर वो राजनेता है, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ मोदी साहब का, पता है यार, ये तो मुझे 2014 में जब मैं जीत गया तब मुझे एक अपने यूपी के ही है बोलते हैं नहीं हमने तो उसी दिन तय कर लिया था कि 45 डिग्री थी और जनता 4 घंटे से बैठी हुई थी मोदी साहब के लिए धूप में। मैंने यार जो जनता 4 घंटे से बैठी हुई 45 डिग्री में, वो आदमी को कौन हराएगा, चलो। तो ये भी है। और फिर वो पहला दिन जब आप संसद भवन पहुंचे, हाय हाय, उसके बारे में बताइए। सिंपली ओवरवेलमिंग। मैंने क्या पहना था आपने उस दिन? कुर्ता पजामा। और एक तो वो बिल्डिंग, जो पूरा ढांचा, और आपको गदगदित कर देता है वो कि हम ऐसी जगह पे जा रहे हैं जहाँ से हम देश का भला कर सकते हैं, और इतने लाखों लोगों के प्रतिनिधि के रूप में। यस। और एक बात मैं बोलूँ आपको, आपके अंदर का जो भी पाप बाप होगा, जो भी वो सब कदम रखो हट जाता है, ऐसा मुझे लगता है। आपको भैया अभी अच्छा काम करना है, जिम्मेदारी का एहसास। होए नर्वस थे शुरू में? नहीं, प्रोसीजर्स होंगे, प्रोसेसेस होंगी। हाँ, मुझे एंग्जाइटी जानने की बहुत थी, क्यूरियोसिटी बहुत थी जी। मैं लाइब्रेरी में भी बहुत जाता था, पढ़ता था, मुझे पढ़ने का शौक है, मैं पढ़ते रहता था। और कितने बड़े बड़े ज्ञानी हैं यार अंदर बोलने वाले। तो भर्तृहरि मेहताब जैसे जब बोलते हैं, फिर हुक्म नारायण देव जैसे बोलते हैं, आपको हिला के रख देते हैं यार। जेटली साहब है, मोदी साहब है, अमित भाई, ये सब माने। फिर सामने की पार्टी में से ज्ञानी लोग, तो कितना जानने को मिलता है यार, कितना जानने को मिलता है। तो आप मजा आता था सेशंस में? मुझे बहुत मजा आता था, बहुत ही मजा आता था। तो कैसे जो लोग जानते नहीं है कि कैसी होती है उसके अंदर की दुनिया, एक औसत दिन कैसा होता है लोकसभा? तो आपकी नजर से? हाँ, मेरी नजर, मैं तो बिल्कुल लेमैन। जी। वो मुद्दा आया है, ये मुद्दे के ऊपर जो बहस होती है। नहीं, पहले आप अगर गए आपने ऑफिस में, क्या आपने कुछ आप तैयारी करते हैं? अरे पहले 5 दिन तो मैंने साइन ही नहीं किया था। अच्छा। हाँ, तो बाद में मुझे किसी ने बताया भाई तू साइन नहीं, मैंने साइन क्यों करने का, बोले साइन करना पड़ता है, कर साइन कर। तो मैंने साइन किया। पहले 5 दिन तो मेरी अटेंडेंस थी ही नहीं। मैं बैठता था, फिर वो जाते वक्त नोटिस बोर्ड पे आता कौन आज सवाल क्या क्या पूछने वाले, उसके नाम आते थे, कितने बजे आएगा।
फिर क्वेश्चन ओवर होता था, Right. फिर जीरो ओवर होता था, जीरो को जो मुद्दा आने वाला है उसकी भी लिस्ट आ जाती थी। अब फिर उसके अंदर आपको रुचि है, उसके अंदर जानना है, तो जो पार्टी के जो है उसके पास भी जाओ आप, पार्टी कार्यालय में ये क्या बोलने वाले, या तो फिर लाइब्रेरी में जाके पूछो। तो इकट्ठी होती थी बातें और फिर मैं सुनते रहता था। बट इतना वो उसकी टेक्निकलिटी में मैं जाता नहीं था कभी भी जी। कि कैसे पूछना चाहिए, ये नहीं, मुझे जो आर्गुमेंट होता वो जानने में ज्यादा इंटरेस्ट था। कि एक ही बात पर इतने यस यार, एक ही बात इतने पैशनेटली, और आइसोलेशन में हर बात सही लगे आपको। एक ही तथ्य के कितने सत्य हो सकते हैं, या लोगों की नजर में तो है ही सत्य। तो क्वेश्चंस आपने रेज किए या? हाँ रेस किया था मैंने, तो ये कोचिंग क्लास वाला ही रेस किया था। अच्छा। हाँ, कि जैसे गवर्नमेंट के पास कितने टेररिस्ट है उसकी जानकारी नहीं, वैसे कितने कोचिंग क्लास है उसकी भी जानकारी नहीं है। तो सबसे बड़ा एजुकेशन का टेररिज्म है कोचिंग क्लास। सही बात। अगर आपको स्कूल खोलनी है 10 परमिशन लेनी पड़ती है, कोचिंग क्लास कोई भी 4 टेबल इकट्ठे करके, 4 चेयर इकट्ठे करके शुरू कर दो। और दूसरी बात क्या है कि माने परेश रावल के कोचिंग क्लास में जाता है लड़का, उसको बहुत अच्छे बढ़िया मार्क मिलते हैं। क्यों? क्योंकि परेश रावल के पास वो पेपर सेट होके अगले दिन आ जाता है। ये जो ब्लैकमेलिंग एटीट्यूड जो है, इसलिए सब परेश रावल के क्लासेस में जाएंगे। ये जो पूरा जो रोग फैला हुआ है, और एजुकेशन ज्यादा मार्क लाने का ही है और कुछ नहीं है। तो ये उठाया था मुद्दा मैंने। फिर ये भी उठाया था कि आप जो जेंडर का जो है भ्रूण का, नहीं बोला वो कंपलसरी कर दो, कराओ, वो जेंडर चेकिंग होना चाहिए। और पता चला कि भैया इसके वहाँ लड़की हुई तो तलाटी को भी पता है, मामलतदार को भी पता है, सरपंच को भी पता है, सबको पता है। उसके बाद अगर उस लड़की के साथ कुछ हुआ तो यही जिम्मेदार, इसको जेल में डालो, इसको छुपाओ मत, ये करो, ओपन कर दो। ये मेरे नजर में 2 थे मुद्दे। स्पीच भी दिया आपने? मुझे देना था इतिहास के ऊपर, जो इतिहास को जो तोड़ा मरोड़ा गया है उसके ऊपर ही मैं स्पीच तैयार किया था। ये सब प्रांतीय हीरो बनाए गए थे हमारे वहाँ। शिवाजी हिंदुस्तान का हीरो नहीं था, शिवाजी सिर्फ महाराष्ट्र का था, राणा प्रताप इधर का है, ये इधर का था, ये इधर का था, बस। बिल्कुल सिस्टमेटिकली। कि ये जब मैं सरदार पटेल साहब का रोल कर रहा था तभी मैंने जो पढ़ा था उसमें पता चला कि यार सरदार पटेल के बारे में हमको कुछ पढ़ाया ही नहीं है यार, कुछ नहीं पढ़ाया है। जो जो थे उनको हाईलाइट किया गया, बाकी सबको धकेलो धकेलो धकेलो। और अभी तक जनता भुगत रही है। हमारा जनरेशन ने भुगता, अभी का जनरेशन भी थोड़ा बहुत भुगत, लेकिन धीरे धीरे बातें बाहर आ रही है। सरदार पटेल के बारे में उनको, उनका पात्र निभाते हुए उनको कैसे नई रोशनी में देखा आपने? क्या है चीज़ें जो फैसिनेट आपको की? उनके पात्र निभाते हुए एक बात तो ये हुई कि मैं एक अच्छा नागरिक बनाऊं इस देश का। मुझे इतिहास के बारे में जानकारी हुई है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी का एहसास हुआ है। और क्या आदमी था, दूरंदेशी कितना था। मैं खाली एक एग्जाम्पल दूंगा आपको। जब वो जो प्रीवी पर्स के बारे में था मसला, उन्होंने बिल्कुल कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर डलवा दिया था ये मुद्दा, नोइंग फुल्ली वेल कि मेरे जाने के बाद जो गवर्नमेंट आएगी इसके साथ तोड़ मरोड़ करेगी, और जो हुआ। बट ही फियर दैट, इसलिए उन्होंने डलवाया था इसमें। तो ऐसी काफी बातें थी सरदार के बारे में। बट सरदार के बारे में ये बात कि भैया ये जो है वो देख सकते थे और बेझिझक बोलते थे। आपको क्या ऐसा लगता है कि हमारे जो हीरोज हैं, जो हम बचपन से हमको हमने जिनके बारे में पढ़ा है, देखा है, सुना है, वो बहुत अधूरी परिभाषा है? हमारे हीरोज
और भी बहुत हैं जिनके बारे में हमें नहीं बताया गया। नहीं बताया गया। हमारे आसपास के लोग जो समाज को बदलते रहे, हमारे टीचर्स, टीचर, साइंटिस्ट, अरे यार राइटर, कवि। आपको बताऊं, मैं बात बताऊं, ईस्टर्न यूरोपियन कंट्री, वॉर्सो या कोई कंट्री में हरिवंश राय बच्चन साहब का पुतला है। अभी 1 साल पहले हुआ है। हरिवंश राय बच्चन साहब का पुतला खड़ा किया है वहां पे। बच्चन साहब गए भी थे उद्घाटन के लिए। तो जिस दिन समाज ऐसे लोगों की भी कदर करेगा ना, उस दिन वो समाज एनरिच होता है। हम अक्सर ये सोचता हूँ और कहता भी हूँ कि मेरे माता पिता जैसे लोग जो लाखों की संख्या में भारत के अलग अलग कोने में अपने अपने तरीके से देश की सेवा कर रहे हैं, लेकिन हम डिसेंसी को इंसेंटिवाइज नहीं करते, सेलिब्रेट नहीं करते। और इस तरह के लोग अपनी लड़ाइयाँ लड़ते रहते हैं ज़िंदगी भर, वो जूझते रहते हैं सिस्टम से या बाबूगिरी से, या उनको CSR का प्रपोज़ल लिखना नहीं आता, उनको हेल्प कैसे लेनी नहीं आती। उनको ये आता है कि अगर एक स्कूल के कुछ नए कमरे बनाने हैं तो थोड़े जेवर और बेच देते हैं। तो और ऐसे लोग हर शहर, हर ज़िले में भारत के मौजूद हैं, पर हम जब हीरोज़ की बात करते हैं तो उनकी गिनती नहीं करते। तो ये बॉदर करता है मुझे लगता है कि अगर ज़्यादा जिक्र करेंगे ऐसे लोगों का तो आपको देखने वाले, आपको सुनने वाले वो अपने आसपास सोचेंगे कि हाँ ये भी तो है, इस व्यक्ति के बारे में हमने आज तक नहीं सोचा, इनको तो हमने कितना फॉर ग्रांटेड लिया। क्योंकि वो किसी नदी का किनारा साफ करते हैं या किसी रेलवे स्टेशन पर बच्चों को पढ़ाते हैं, और हमने सोचा कि ये हमारा काम, ये तो उनका काम है। हमारा तो हम व्यापार कर रहे हैं या कुछ, ये हमारा काम है। पेड़ों को बचाना, पानी को साफ रखना, हवा को, ये उनका काम है, ये उनको करने दो। तो कहीं ना कहीं हीरोज़ को, नायकों की परिभाषाओं को क्वेश्चन तो करना चाहिए हमें। कई बार मैं देखता हूँ कि फिल्म के एक्टर्स, अभी देखिए आप, सॉरी टू इंटरप्ट, पिछले 3 साल के जितने भी पद्मश्री अवार्ड ये देख लीजिए, ये सब ऐसे लोग हैं। हाँ, सहमत हूँ, बिल्कुल। ये सब ऐसे कौन है निकालो, उनको बुलाओ, ये वो है। बिल्कुल। तो और दूसरी तरफ आप देख रहे हैं कि अगर फिल्म एक्टर्स या क्रिकेटर्स हैं जो अगर ऑनलाइन गैम्बलिंग को सेलिब्रेट कर रहे हैं या स्मोकिंग रिलेटेड चीज़ों को या अनहेल्दी फूड को या गोरेपन की क्रीम को, सर मैंने कहीं पे एक जगह पे कहा था कि वी आर एंटरटेनर, वी आर नॉट हीरोज। समाज के हीरो अलग होते हैं, हम तो एंटरटेनर है यार, हम उससे ज्यादा कुछ नहीं है। जितनी स्पेलिंग होती है उसमें भी एक लफ्ज आप ज्यादा जोड़ नहीं सकते, उस किस्म के हैं बस। हीरो अलग होते हैं, हमने हीरो की परिभाषा ही बदल डाली है। हमारे वहाँ ग्रेटनेस भी ऐसे बांटते हैं, ग्रेट है, हम वो नहीं है। और सही बात है आपकी, बहुत बात चुभती है। और ये जो है माने सांवली कन्या के बारे में जहाँ काव्य लिखे गए हैं, वहाँ पे फेयर एंड लवली क्रीम का बिकना और गवर्नमेंट का उसके बारे में कुछ नहीं करना, एंड ओनली स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ का लेबल लगाना, बिल्कुल, ये भी कुछ होना चाहिए इसके बारे में भी। बिल्कुल। क्योंकि मैं बहुत पैशनेट हूँ इन मुद्दों के बारे में, क्योंकि जो सांवली लड़की है या लड़के भी, वो जानते हैं कि अगर वो किसी कमरे में दाखिल हो रहे हैं, किसी मीटिंग में जा रहे हैं, किसी शादी में सज के पहुँचे हैं,
तो उनके सामने वाले लोग उनकी क्वालिफिकेशंस, उनकी इंटेलेक्ट, उनकी ईमानदारी, उनकी हेरिटेज किसी के बारे में नहीं सोच रहे हैं, वो सिर्फ उनके कलर ऑफ स्किन के बारे में सोच रेसिज्म रहे ही हैं। है। बिल्कुल बिल्कुल। और हम देखते हैं कि उसको कितना इन्फीरियर महसूस कराते हैं आप, वो तो मन ही मन में मर जाएगी। बिल्कुल। और अब वो जो बात जो पहले दादियों नानियों की गुपचुप बातों में होती थी, वो अब होर्डिंग पे पहुंच गई, या वो टीवी के विज्ञापन पे पहुंच गई। आपने उसको नॉर्मलाइज कर दिया कि हाँ, गोरेपन को सुंदरता बताना ये नॉर्मल, ये ठीक है, ये नॉर्मल है। और हम जो कम्युनिकेटर्स हैं, मैं हमेशा अपने आप को दोष देता हूँ कि हमने कभी भी एक स्टैंड लेके हमने क्या कहा, राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला। हमने इसको इतना नॉर्मलाइज कर दिया कि और मैं हर पब्लिक प्लेटफॉर्म पे कहता हूँ कि अगर आज से बहुत साल पहले हमने लिखा होता वो खूबसूरत सांवली लड़की, तो ये दुनिया शायद अलग होती। अगर नॉर्थ ईस्ट का एक व्यक्ति है जिसको दिल्ली शहर में रहने को घर आसानी से नहीं मिल पाता है, उसके लिए हम दोषी हैं, क्योंकि हमने अपनी कहानियों में, अपनी फिल्मों में उसको नॉर्मलाइज नहीं किया, क्योंकि हम दूसरा बन के दुनिया को नहीं देख पाए या नहीं दिखा पाए। हम अपने श्रोताओं को, अपने दर्शकों को ये नहीं दिखा पाए कि देखिए दक्षिण भारत का कोई व्यक्ति आता है, कितनी अद्भुत उसका कल्चर है, कितना अद्भुत उसका इतिहास है। हमने एक संकुचित नज़र से अपने देश को देखा, अपने देश में रहने वालों को देखा, और अपने देश की विविधता को कभी भी हमने उसकी अद्भुत आयाम के साथ नहीं पेश किया। उसको पहले तो खुद ही नहीं समझा। हमने नहीं समझा कि हम चोलास की बात क्यों नहीं करते हैं हिस्ट्री में। हम जब किताबें पढ़ते थे, वो एक छोटा सा सेक्शन आता था पल्लवास और चोलास का, 4 लाइन में खत्म। बस हमने हमेशा ये सोच के बड़े हुए कि जो भारत का नैरेटिव है वो ये संकुचित उत्तर भारत में बेस्ड और सेंटर्ड नैरेटिव है। हम थंजावुर के आर्किटेक्चर के बारे में बस वो एक ऐसा सेक्शन आता था किताब का जो किसी तरह बस याद रट लो किसी तरह। हमने डाल दिया इसमें, डोंट वरी, यू कांट क्वेश्चन, डाल दिया हमने। तो आई थिंक अ लॉट ऑफ दैट नाउ रिफ्लेक्ट्स कि भारत के जो कई हिस्से हैं उनके बारे में जो हमारी स्टीरियोटाइप्स हैं और हमारी जो संकुचित सोच है, हमारी समझ की कमी है, वो उसके साथ हम बड़े हुए। और वो किस तरह से रिफ्लेक्ट करती है कि अगर मेरे सामने कोई दक्षिण भारत से है तो मैं उसे मद्रासी ही कहूँगा, क्योंकि मेरी इतनी समझ है, मुझे यही सिखाया गया, मैंने यही अपने आस पड़ोस के लोगों से सुना है, इसी स्टीरियोटाइप के साथ, इसी एक अपमानजनक लेबलिंग के साथ मैं उनको देखता आया हूँ। या कोई नॉर्थ ईस्ट का व्यक्ति है तो मैं उसको चिंकी ही कहूँगा, क्योंकि मैं यही सुनता आया हूँ, मैं यही देखता आया हूँ, और ये नॉर्मलाइज्ड है। इस पे जब मैं बोलता हूँ तो इस पे लोग हंसेंगे और ये नॉर्मल माना जाएगा। तो ये हम जो कम्युनिकेटर्स हैं, हमारी जिम्मेदारी है ये कि मैं देखता हूँ कि गाँव के लोगों का कितना मजाक उड़ाया जाता है, या और चूँकि गांव कनेक्शन हमारी कोशिश रही है 10 साल से, तो अब और ज़्यादा माइंडफुल हूँ उसके बारे में कि किस तरह से पॉपुलर नैरेटिव में, फिल्मों में, टीवी पे, विज्ञापनों में गांव का क्या चित्रण होता है और गांव का जो स्टीरियोटाइप है जिसको किस तरह से रीइंफोर्स किया जाता है। तो आर्ट की सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी या आर्ट को सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी से कैसे और जोड़ा जाए, आप कैसे देख रहे हैं कि आर्ट थोड़ा सोशली रिस्पॉन्सिबल हो रहा है, या ये जो
स्टीरियोटाइप्स हैं, ये जो चीज़ें हैं, महिलाओं का अपमान है या छोटे कद के लोगों का अपमान, ज़्यादा वजन के लोगों का अपमान, अरे भाई, ये डिफॉर्मिटी का अपमान, हाँ ये हो रहा है। आपका जो सवाल है वो मैं समझ गया, लेकिन वो हो रहा है डर के मारे हो रहा है। कई हमारे फिल्म मेकर हैं जो सक्सेसफुल, यूजुअली सक्सेसफुल है, और लोगों को मज़ा आता है। किसी को काना बोल दिया, लंगड़ा बोल दिया, ये बोल दिया, बोलने में बहुत मज़ा आता है। नहीं होना चाहिए। और सेंसर बोर्ड को भी इसके अंदर बिल्कुल एग्रेसिव स्टैंड लेना चाहिए। मैं जैसे बोलता, अभी एग्जांपल दे रहा था, स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, तो वैसे भी एक आने की, भैया ये अब मजाक मत उड़ाओ, वो भी आनी चाहिए। और झूठ बोलना भी पाप है, वो भी स्लाइड आनी चाहिए। माँ बाप की बात नहीं मानना, वो भी पाप है, वो भी आनी चाहिए स्लाइड देना बेटा तो हर बात पे आनी चाहिए। बट इस मामले में हमको बिल्कुल, और स्पेशली वीमेन एंड चिल्ड्रन को लेकर बहुत अलर्ट रहने की जरूरत है। जब हम कहते हैं, डायलॉग राइटर जब लिखता है मैंने चूड़ियां नहीं पहन रखी है, वो क्या इम्प्लाई कर रहा है? माने मैं स्त्री, जैसे स्त्री में ताकत नहीं है, वो स्त्री की ताकत कहाँ है यार? ये चल रहा है। क्या थिएटर ज्यादा कॉन्शियस है इन सब चीजों के बारे में? थिएटर अफोर्ड कर सकता है, थिएटर की इकोनॉमी पर से अफोर्ड कर सकती है, नंबर 1। नंबर 2, जिस लिमिटेशन के अंदर थिएटर ऑपरेट करता है उसमें हर चीज और देखना आप, थिएटर इज मोर इनोवेटिव इन टर्म्स ऑफ थीम एंड ऑल दैट, विच फिल्म इज लैगिंग बिहाइंड। उस डिग्री की मैं बात कर रहा हूँ। तो थिएटर बहुत एग्रेसिव है उसमें, और होते रहता है इनोवेशन उसके अंदर। आप जैसे आर्टिस्ट जो एक युग देख कर आए हैं, और अब जो डिजिटल के बाद एक नए युग की शुरुआत हुई है, तो आप कैसे देखते हैं थीम्स को, नए टैलेंट को, जो ये नई दुनिया आ रही है उसको? मैं ये समझता हूँ कि हिंदी सिनेमा इज एंटरिंग इनटू अ गोल्डन पीरियड, और ऑलरेडी एंटर्ड इनटू अ गोल्डन पीरियड। Right. The kind of writer you have, the kind of director you have, the kind of acting talent you have, तो प्रोड्यूसर का माइंडसेट भी बदला है, आपका वर्क कल्चर भी बदला है, फाइनेंस का स्ट्रक्चर भी बदला है, तो एवरीथिंग इज अ विन विन सिचुएशन। अभी है एक ऑडियंस को तैयार करने की, ऑडियंस भी धीरे धीरे, ओटीटी की वजह ऑडियंस भी धीरे धीरे तैयार हो रही है। अभी आपका अच्छा मटेरियल होगा तो ऑडियंस थिएटर में भी लैपअप करेगी, ओटीटी पे भी लैपअप करेगी। अगर नहीं है तो फिर ऑडियंस उठा के फेंक देगी। वो टाइम भी जो अच्छा, जो भी बड़ा हीरो है उसको एक्टिंग करनी पड़ेगी, उसको कैरेक्टर प्ले करना पड़ेगा। वो जमाना गया कि सिर्फ एक मैनरिज्म के अंदर की दुनिया चल जाती थी, वो नहीं होगा। ये नहीं कहते ओटीटी पे सब चीजें अच्छी थी, लेकिन धीरे धीरे पढ़े पढ़े सोचते सोचते ऑडियंस ने सोचा कि नहीं यार, हमको जो दिया गया है प्लेट में सब स्टैंडर्ड है, घटिया है, उसकी कोई जरूरत नहीं है। ये भी हो रहा है काम। और मजे की बात है कि जो स्टार थे वो स्टार नहीं रहे। दिव्येंदु स्टार है, पंकज त्रिपाठी स्टार है, विक्रम मैसी स्टार है, जो अच्छा काम करता है वो स्टार। जमताड़ा का मेरा हीरो भी स्टार है, वो स्टार है। और अभी का जो स्टारडम है उसका ड्यूरेशन इतना लंबा नहीं रहेगा जो इन लोगों ने भुगता है। एज लॉन्ग एज यू आर गिविंग डूइंग गुड वर्क तब तक रहेगा। जिस दिन आप वो करना बंद कर दो वो बंद हो जाएगा, या तो रुक जाएगा। मतलब फॉर ग्रांटेड भी नहीं ले सकते? बिल्कुल नहीं। तो टाइम तो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। और दूसरी बात ये, जो हमारे वहाँ बड़ा पहले तो क्या था, हम चोरी का माल उठाते थे, फॉरेन की स्क्रिप्ट उठाते थे। अभी उनकी ऑफिस यहाँ पे खुल गई है, लॉयर आके नोटिस दे देता है, आपको दबा के पैसे देने पड़ते हैं। अभी वो दरवाजा आपका बंद हो गया, वर्च्यू आउट ऑफ हेल्पलेसनेस। इसलिए आपने अपनी कहानियां निकालना शुरू किया। तब पता चला हम कितने अंधे और बेवकूफ थे कि हमारे पास ऐसी ऐसी कहानियां हैं, और हम वहां का गार्बेज उठाते थे। तो ये भी एक शुरू हुआ है। तो हर जगह से धीरे 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 बदलाव आ रहा है, और मैं बोलूं अच्छे के लिए आ रहा है। एनएसडी का जो टैलेंट है उसमें आप
कुछ देखते हैं एनर्जी ट्रेंड? बहुत टैलेंटेड है, बहुत। लेकिन उस टैलेंट को मैं अभी भी कुछ जो हुआ तो मैं ये समझता हूँ, डे वन से समझता हूँ कि स्टूडेंट सेंट्रिक होनी चाहिए इंस्टीट्यूशन, ये टीचिंग इंस्टीट्यूशन है। एनएसडी इसलिए नहीं जानी जाएगी कि उसके डायरेक्टर दिनेश खन्ना जी थे या रजिस्ट्रार प्रदीप मोहंती जी थे, इसलिए जानी जाएगी कि नसीरुद्दीन शाह वहाँ से निकले, पंकज कपूर वहाँ से निकले, ये सब वहाँ से निकले, ओम पुरी वहाँ से निकले। तो इंस्टीट्यूशन इज नोन बाय द स्टूडेंट। दूसरी बात है नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा तो हिंदुस्तान का थिएटर पढ़ाना चाहिए। मैं ये नहीं कहता हूँ कि लोअर डेप्थ ही पढ़ाया जा रहा है और यही पढ़ाया जा रहा है, फला पढ़ाया जा रहा है, अलग अलग किस्म के हर किस्म के प्लेयर पढ़ाने चाहिए। और दूसरी बात ये नोशन निकाल देना चाहिए कि जो पॉपुलर है वो मीडियोकर है। उनको ये नोशन है कि जो पॉपुलर है वो मीडियोकर है, सबको नहीं, कुछ लोगों को। और दूसरी बात ये है कि मुझे एनएसडी में जाने के बाद पता, मैं झूठ नहीं बोलता हूँ, जाने के बाद पता चला कि राइट विंगर है, लेफ्ट विंगर है। अरे मैं एक कृति कर रहा हूँ, मेरी आइडियोलॉजी एक ही कृति को मैं अक्रॉस द फुटलाइट लेकर जाऊँ, यही मेरी आइडियोलॉजी होनी चाहिए। भाई राइट विंगर और लेफ्ट विंगर ये क्या बात हो गई? और ये हमको एनएसडी को जंतर मंतर नहीं बनाना है, एनएसडी ही रहने देना है। और क्या होता है कि ये सब अलग अलग किस्म के लोग आते हैं वहाँ पे, बैठे हैं बरसों से, चल रहा है उनका कारोबार, ये वो फला ढिमका। मेरी अपॉइंटमेंट हुई तो किसी ने बोला था पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट, वो भूल गए थे कि मैं 1972 से प्रोफेशनल थिएटर करता हूँ, प्रोफेशनल थिएटर। और दूसरी बात ये कि दूसरा देख कमाल का हुआ था, विच वॉज वेरी सैड अकॉर्डिंग टू मी। अभी मैं आया तो मैंने शुरू किया, भैया चलो नवरात्रि में आपको नवरात्रि की शुभकामनाएं, ईद ए मिलाद की शुभकामनाएं, गुरु गोविंद सिंह के नानक जयंती की शुभकामनाएं। तो कुछ स्टूडेंट 5 स्टूडेंट खड़े हो गए, ये क्या है यार, ऐसा थोड़ी यहाँ पे ये होता है, धर्म का प्रचार ये वो। मतलब प्रचार तो बिल्कुल नहीं किया है। एनएसडी है, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा है। कोई बंदा मेरा स्टूडेंट सरदार होगा तो उसको अच्छा लगेगा, कोई मियाँ भाई होगा तो उसको अच्छा लगेगा, कोई हिंदू होगा तो उसको नवरात्रि का अच्छा लगेगा, वो हिसाब से हमने दिया। और इतना ही आपको धर्म के खिलाफ ये है तो फिर तुगलक के अंदर से जो आजान होती है वो सिर्फ निकाल दो, हयवर्धन के अंदर जो गणेश की स्तुति होती है वो निकाल दो, सरस्वती वंदना निकाल दो। और नटराज वो तो शिव जी का ही रूप है भैया, क्या करोगे आप? और भरत मुनि का नाट्य शास्त्र, उसको पंचम वेद क्यों कहते, वो भी निकाल दो। तो ये कोई धर्म का प्रचार नहीं हो, ये जो ये नजरिया जो होता है ना, ये करो वो करो, ये थोड़ी दुखती है बात कि भैया ये आप क्यों सोचते हो ऐसा, क्यों सोचने, हाँ क्यों ऐसा दूसरों को भी सोचने के लिए मजबूर करते हो। तो मुझे ये बात, और ये सबके अंदर भी जो स्टूडेंट है वहाँ का, जो बेचारा काम करना चाहता है, उसको ये चाहिए अच्छी फैकल्टी दो, उसको अच्छी व्यवस्था दो, ये करना चाहिए। और मैं जिस मकसद के लिए मुझे बिठाया गया, मैं आया हूँ, मैं अच्छी तरह जानता हूँ मेरा मकसद क्या है, मुझे क्या करना है। मैंने स्टूडेंट को बोला है, अभी मैंने एट द कॉस्ट ऑफ मॉडेस्टी मैं कहूँगा कि मैंने बोला तुमको मेरे जैसा चेयरमैन कहीं नहीं मिलेगा, कभी नहीं मिलेगा। ग्रेट। तो और मैं एक ही बात बोलूँ यहाँ पे, सॉरी, नसीर भाई को छोड़कर और बाकी कोई एक आध होगा जिन्होंने कभी एनएसडी के बाहर आके, नसीर भाई जिन्होंने नाटक कंटिन्यू किया है, किसी ने नहीं किया। अच्छा। तो ये नसीर भाई सिर्फ एक्टिंग टैलेंट की वजह से नसीरुद्दीन शाह नहीं है, एटीट्यूड की वजह से ज्यादा है। उन्होंने एनएसडी से जो सीखना तो सीख ले, बाहर आके उन्होंने जो अपने आप के ऊपर जो काम किया है अद्भुत है यार। उन्होंने कभी सीखना बंद नहीं किया है। मैं आपको एक उदाहरण दूं, हमने 2000 में स्लूथ नाम का प्ले किया, अमेरिका की टूर पर करके 18-19 शो, फिर आए मुंबई में शो करने वाला था। तो उन्होंने बोला परेश मैं अभी 1 साल के लिए जा रहा हूँ। बोला कहाँ जा रहे हो बॉस? वो तो पीटरब्रुक नाटक कर रहे हैं, मैकबेथ। अरे मैंने क्या बात कहा, वो तो 1 साल में पेरिस जा रहा हूँ। तो बोला मैकबेथ वाले होते नहीं, मैकबेथ 1 मिनट का छोटा सा रोल है, 1 मिनट का। 2000 के अंदर नसीरुद्दीन शाह क्या थे, अब भी क्या है। 1 मिनट का छोटा रोल करने के लिए 1 साल के लिए पेरिस जा, यहाँ का सब कुछ छोड़ छाड़ के, क्यों?
वो तो इसलिए कि मैं जिस प्रिंसिपल में बिलीव करता हूँ वो प्रिंसिपल अभी भी एप्लीकेबल है या नहीं, वो मुझे वो सिखाएंगे, वो बोलेंगे ये भूख है यार, ये एटीट्यूड है, इसका क्या करोगे आप, ये कहाँ से लाओगे। तो कोई भी आदमी भक्त हो जाए यार उनका, पर ये उन्होंने अपने आप के ऊपर किया है, किसी ने मजबूर नहीं किया था उनको। और तभी जब कर रहे थे तभी तो एक पिक्चर आई थी उनका, अच्छा सा बड़ा, वो तो बोनी साहब ने बोला था, बोनी कपूर साहब प्रोड्यूसर थे, शक्ति नाम की पिक्चर थी, करिश्मा थी, बाद में वो पिक्चर करिश्मा और नाना पाटेकर ने की थी। अच्छा। और उसमें नसीर भाई करने वाले थे, तो ना साइनिंग अमाउंट रिटर्न करते, बोलते नहीं मैंने पैसा वैसा नहीं, मुझे वो सीखना है, वो जो मैं कर रहा हूँ वो। वाह। अगर मैं एक अनजान व्यक्ति हूँ जो आपसे एक पार्क में मिला हूँ, तो कौन है परेश रावल?